हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में अपन इंड एस 110 जो हमारा कंसोलिडेशन का चैप्टर है सीए फाइनल लेवल पे, उसके सारे के सारे कॉन्सेप्ट और एडजस्टमेंट्स अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि शॉर्टेस्ट टाइम पॉसिबल में मैं आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट इसमें से रिवाइज करवा दूं। एग्जाम ओरिएंटेड रहने वाला है पूरा का पूरा। अपन सारे के सारे एडजस्टमेंट्स बस रिवाइज करेंगे। इसमें किस में क्या करते हैं वो मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। अगर आप खुद से नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप ये वीडियो को रेफर कर सकते हो। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। और इसी पीडीएफ के बेसिस पे अपन ने सारे के सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी यूट्यूब पर सॉल्व कर चुके हैं अपन, जिसकी प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन आपको यूट्यूब पर भी दिख जाएगा और मैं आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा उसका लिंक। समझ में आ गई बात? चलो जल्दी जल्दी से अपन रिवाइज करेंगे। जहाँ पर थोड़ा टाइम रुकना होगा या कोई क्वेश्चन का आपको याद दिलाना होगा, मैं क्वेश्चन आपको याद दिला दूंगा अगर मेरे दिमाग में आया कि मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन कर रखा है। अपन ने सारे के सारे क्वेश्चन ऑलरेडी यूट्यूब पे कर चुके हैं। चलो अपन अब स्टार्ट करते हैं हमारा कंसोलिडेशन का रिवीजन। इसी वीडियो में अपन पूरा का पूरा रिवाइज कर लेंगे। सबसे पहले जब अपन कंसोलिडेशन का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, जब हमारे पास एग्जाम में एक बैलेंस शीट पूछी जाती है कि भाई कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ, तो अपने को सबसे पहले तो उसमें ये डिसाइड करना होता है कि भाई ये 103 का क्वेश्चन है या फिर 110 का क्वेश्चन है। कैसे डिसाइड करते हैं? अगर हमारे पास अगर हमको अकाउंटिंग या फिर मैं बोलूँ कि अगर अपन को बैलेंस शीट एग्जाम में डेट ऑफ एक्विजिशन की बैलेंस शीट मांगी गई है, जिस दिन एक्विजिशन हुआ उस दिन की बैलेंस शीट बनाओ, अगर ये बोला गया क्वेश्चन में, वो क्या है 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन। अगर उसके बाद की सारी बैलेंस शीट अगले हर रिपोर्टिंग पीरियड की बैलेंस शीट अगर अपने को उससे पूछी गई है, मान लो डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है 31 मार्च 2002, फिर अपने से क्वेश्चन में पूछा गया कि आप बैलेंस शीट बनाओ 31 मार्च 2002 की, वो कौन सी बैलेंस शीट अपने से पूछ रहा है, किसका क्वेश्चन है, वो 103 का या 110 का? वो 103 का है। अगर अपने को बोले 31 मार्च 2003 की बनाओ या 4 की बनाओ या 5 की बनाओ, वो क्या है 110 है। समझ में आ गई बात? हाँ आ गई। चलो अब अपन आराम से स्टेप्स पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन क्या देखते हैं, जब हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है कंसोलिडेशन का, हम क्या देखते हैं? ऑब्जर्व केयरफुली डेट ऑफ एक्विजिशन, चार चीज़ें, डेट ऑफ कंसोलिडेशन, पेरेंट कंपनी का शेयर और एनसीआई का शेयर। ये चार चीज़ें हमारे पास आगे बहुत सारी जगहों पे काम आएंगी। कौन पेरेंट है, कौन एनसीआई है, कितना पेरेंट का शेयर है, कितना एनसीआई का शेयर है, और कौन सी डेट ऑफ एक्विजिशन है और कौन सी डेट ऑफ कंसोलिडेशन है, ये अपन सबसे पहले क्वेश्चन से नोटिस कर लेंगे। स्टेप नंबर 2 क्या करते हैं अपन? स्टेप नंबर 2 में अपन सारे के सारे जो हमारे प्रॉफिट्स हैं, जनरल रिजर्व है, रिटेन अर्निंग्स है, उसको क्या करते हैं अपन? प्री और पोस्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डू बाइफर्केशन ऑफ प्री एंड पोस्ट रिजर्व्स बेस्ड ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन एंड डू बेसिक कैलकुलेशन ऑफ इंक्रीज डिक्रीज एंड अदर एडजस्टमेंट्स। ये एडजस्टमेंट्स कौन से हैं? यहाँ पे भी अपन ने सिर्फ एडजस्टमेंट लिख रखा है। एडजस्टमेंट कौन से? जितने भी एडजस्टमेंट है अपन नीचे जाके आगे आपको पीडीएफ में सारे के सारे एडजस्टमेंट मैंने एक साथ लिख रखे हैं। कहाँ पर एड लेस, कौन सा स्टेप नंबर, सब कुछ ब्रैकेट में लिख रखा है, वहाँ पर अपन पढ़ेंगे। तो बेसिकली अपन इस स्टेप में क्या करते हैं? एडजस्टमेंट्स का करते हैं अकाउंटिंग, और जनरल रिजर्व और रिटेन अर्निंग जो हमारी कंपनी की होती है, कौन सी सब्सिडरी की, उसको अपन प्री और पोस्ट में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जितने भी एडजस्टमेंट अपने इस चैप्टर में होते हैं, किसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होते हैं? सब्सिडरी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होते हैं। पेरेंट की बैलेंस शीट ऐसी की ऐसी अपन कॉपी करते हैं जब अपन बैलेंस शीट बनाते हैं। और जो जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं, यानी ये जो भी अपन जनरल रिजर्व या रिटेन अर्निंग में एडजस्टमेंट्स कर रहे हो, किसकी बुक्स में कर रहे हैं, किसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एडजस्टमेंट हैं? ये सब्सिडरी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एडजस्टमेंट्स हैं। समझ में आ गई बात? हाँ आ गई। तो अपन जनरल रिजर्व को प्री और पोस्ट में बांट देंगे, रिटेन अर्निंग्स को प्री और पोस्ट में बांट देंगे। अगर मान लो कि एक्विजिशन साल के बीच में हुआ, अगर एक्विजिशन साल के बीच में हुआ है, यानी कुछ पीरियड तो प्री है, कुछ पीरियड पोस्ट है, ठीक है। यानी प्री वाला तो अपने को समझ में आया कि ये एक्विजिशन तक का प्रॉफिट है हमारा। जो नॉर्मली हर क्वेश्चन में हमारा ये ओपनिंग प्रॉफिट दिया हुआ होता है, ठीक है। एक आध क्वेश्चन अपन ने करा था जिसमें डेट ऑफ एक्विजिशन की भी वैल्यू दे रखी थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो पहचान में आ जाता है क्वेश्चन से। तो मैंने यहाँ पे प्री पार्ट में लिख दिया। पोस्ट पार्ट, पोस्ट कौन सा? एक्विजिशन के बाद वाला, एक्विजिशन के बाद वाला, एक्विजिशन के बाद वाला सारा का सारा क्या होता है हमारा? पोस्ट माना जाता है। प्री मतलब एक्विजिशन से पहले, पोस्ट मतलब एक्विजिशन के बाद। तो मैंने क्या बोला? अगर एक्विजिशन साल के बीच में हुआ है, मान लो एक्विजिशन हुआ है 1 अक्टूबर को, यानी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने क्या है? प्री है, एक्विजिशन से पहले। 6 महीने क्या है? पोस्ट है। तो जो भी हमारे प्रॉफिट्स आएंगे पूरे साल के निकले हुए, जो भी हमारे प्रॉफिट्स आएंगे, लेट सपोज आप ये मान के चलो, जो क्लोजिंग अपने को बैलेंस शीट दे रही है, जिसको अपने को एडजस्ट करना है, 30 मान के चलो अपने को क्वेश्चन में 31 मार्च 2025 की बैलेंस शीट बनानी है। अपने को एक 31 मार्च 2025 की रेडीमेड बैलेंस शीट क्वेश्चन में दे रखी है, जिसमें अपने को मान लो रिटेन अर्निंग का बैलेंस दिख रहा है 5 लाख का। एक्विजिशन हुआ 1 अक्टूबर 2024 को, यानी 6 मंथ्स प्री, 6 मंथ्स पोस्ट। हाँ, ओपनिंग मान के चल लो इसका 2 लाख है, यानी पूरे साल में कितना कमाया मैंने, रिटेन अर्निंग्स में कितना इंक्रीज हुआ, मेरे 3 लाख का इंक्रीज हुआ साहब। लेकिन जो मेरा डेट ऑफ एक्विजिशन है वो तो 1 अक्टूबर है। हाँ, यानी इस 3 लाख में से कुछ तो 1 अक्टूबर के पहले का अर्न करा हुआ होगा, कुछ 1 अक्टूबर के बाद का अर्न करा हुआ होगा। तो अपन क्या करेंगे? ऑन एन एवरेज बेसिस इसको टाइम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे।
टाइम रेशियो इस केस में अपना कितना है 6 मंथ्स इज टू 6 मंथ्स, यानी 1:1। तो इसको अपन क्या करेंगे 1:1 में बांट करके 1,50,000 प्री 1,50,000 पोस्ट, और यहाँ पे अपन 1,50,000 लिख देंगे प्री में, 1,50,000 लिख देंगे पोस्ट में। समझ में आ गई बात? हाँ आ गई। दोनों का टोटल हमारे पास आ जाएगा, इसका भी हमारे पास टोटल आ जाएगा। जो भी पोस्ट है एक्विजिशन के बाद वाला, भाई एक्विजिशन के बाद जो कुछ भी है वो पेरेंट का भी है और एनसीआई का भी है, यानी उसमें पेरेंट का भी शेयर है। तो जब अपन पोस्ट एक्विजिशन का टोटल कर लेंगे उसको अपन पेरेंट और एनसीआई में उनके रेस्पेक्टिव शेयर के रेशियो के बेसिस में बांट देंगे। समझ में आ गई बात? हाँ आ गई। चलो स्टेप नंबर 3, नेट असेट्स अपन कैलकुलेट करेंगे। नेट असेट्स अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं? शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी, ध्यान से देखना किसकी लेनी है शेयर कैपिटल, सब्सिडरी की शेयर कैपिटल ऐड प्री एक्विजिशन रिजर्व अपन ने अभी स्टेप 2 में कैलकुलेट करे। कौन से? ये वाले स्टेप 2 वाले। क्या आ गए हमारे पास? नेट असेट्स आ गए। स्टेप 4, एनसीआई की कैलकुलेशन। दो तरह की एनसीआई अपन कैलकुलेट करते हैं, एक होती है एनसीआई एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, दूसरी होती है एनसीआई एज ऑन डेट ऑफ कंसोलिडेशन। एनसीआई एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन का मतलब एक्विजिशन डेट पे एनसीआई कितनी है, दो तरह से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, फेयर वैल्यू मेथड, प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट असेट्स मेथड। क्वेश्चन में स्पेसिफाई होगा कि कौन से मेथड से करना है। चलो फेयर वैल्यू मेथड, नंबर ऑफ शेयर्स विद एनसीआई कैसे निकालते हैं अपन? नंबर ऑफ शेयर्स विद एनसीआई, मांगे चलो टोटल नंबर ऑफ शेयर 1 लाख है, एनसीआई का जो शेयर है वो 20% है, तो कितने नंबर ऑफ शेयर हो गए एनसीआई के पास? 20,000 शेयर्स हो गए। तो 20,000 शेयर्स विद एनसीआई इनटू फेयर वैल्यू पर शेयर, कौन सी? ध्यान से किसके? सब्सिडरी के। सब्सिडरी का। अगर आपको क्वेश्चन में पेरेंट का भी फेयर वैल्यू पर शेयर दे रखा है, सब्सिडरी का भी फेयर वैल्यू पर शेयर रखा है, किसका लेना है? सब्सिडरी वाला लेना है, पेरेंट वाला मत ले लेना। सब्सिडरी का फेयर वैल्यू पर शेयर से मल्टीप्लाई करना है। प्रोपोर्शनल शेयर ऑफ नेट असेट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? एनसीआई ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, नेट असेट जो अपन स्टेप 3 में अभी कैलकुलेट करे ऊपर, इनटू एनसीआई का परसेंटेज, जो मैंने एग्जांपल लिया उसमें 20%। एनसीआई ऑन डेट ऑफ कंसोलिडेशन, सबसे पहले अपन एनसीआई डेट ऑफ एक्विजिशन जो अभी ऊपर ने कैलकुलेट करा, ऐड एनसीआई शेयर इन द पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। कौन से पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट? जो अभी अपन ने स्टेप 2 में कैलकुलेट करे थे ना पोस्ट एक्विजिशन, मैंने आपको कहा था पेरेंट और एनसीआई में बांट देना, भाई एनसीआई का जो शेयर है वो उसमें ऐड कर देंगे, एनसीआई को दे देंगे, दे दिया। एड लेस कुछ एडजस्टमेंट्स अपन नीचे पढ़ लेंगे, यानी जहाँ जहाँ पर भी जिस एडजस्टमेंट में अगर आएगा कि एनसीआई को एडजस्ट करो, तो मैं वहाँ पे लिखूंगा स्टेप 4, बस वो वाला यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख रखा है एडजस्टमेंट्स। बस एक एक में यहाँ पे एडजस्टमेंट लिखूँ, वो याद करना हो जाएगा एक तरह से। इस तरह सारे के सारे एडजस्टमेंट अपन नीचे एक साथ समझ लेंगे। स्टेप नंबर 5 क्या है? गुडविल। गुडविल या फिर गेन ऑन बार्गेन परचेज कैसे निकलती है गुडविल? परचेज कंसिडरेशन पेड या गिवन टू सब्सिडी, जितना भी सब्सिडरी को परचेज कंसिडरेशन दिया, एड एनसीआई एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन जो अभी अपन स्टेप 4 में कैलकुलेट करके, लेस नेट असेट्स जो अपन ने स्टेप 3 में कैलकुलेट करे, रिजल्टिंग फिगर अपने पास आया। अगर ये रिजल्टिंग फिगर पॉजिटिव है तो वो गुडविल है, अगर ये रिजल्टिंग फिगर नेगेटिव है तो वो क्या है? गेन ऑन बार्गेन परचेज है। गुडविल है। असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट बनाते वक्त अपने को गुडविल लिखनी है, लिखना मत भूल जाना। गेन ऑन बार्गेन परचेज कैपिटल रिजर्व है, लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट बनाते वक्त कैपिटल रिजर्व लिखना मत भूल जाना। कौन से स्टेप में? स्टेप नंबर 7 लास्ट में अपन बैलेंस शीट बनाते हैं। लेस इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल इफ एनी, क्वेश्चन में बताएगा कि इंपेयर हो रही है गुडविल या नहीं हो रही है। नोट्स फॉर स्टेप 5 जो अपन ने अभी स्टेप 5 पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ नोट्स। फर्स्ट, if purchase consideration is not given in question specifically, then take investment amount in subsidiary by parent shown in the asset side of parent balance sheet। भाई जो पेरेंट की बैलेंस शीट होगी उसकी असेट साइड में इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी कुछ कुछ करके दिख रहा होगा, जिससे अपने को समझ में आया कि हाँ इस पेरेंट ने सब्सिडरी में इन्वेस्ट कर रखा है। हाँ, अगर अपने को क्वेश्चन में परचेज कंसिडरेशन स्पेसिफिकली नहीं बता रखा है, 2-3 क्वेश्चन अपन ने शायद उसके करे थे, 2-3 क्वेश्चन थे आई थिंक, है ना, जिसमें परचेज कंसिडरेशन गिवन नहीं था, तो अपन क्या करेंगे? वो जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट दिखाई दे रहा है पेरेंट की बैलेंस शीट में जो उन्होंने सब्सिडरी में इन्वेस्ट करा है उसको अपन परचेज कंसिडरेशन कंसीडर कर लेंगे फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल। समझ में आ गई बात? हाँ, जो मैंने आपको ऊपर अभी इंपेयरमेंट का बताया था कि गुडविल इंपेयर हो सकती है, दो तरह की गुडविल होती है। एक होती है पार्शियल गुडविल। पार्शियल गुडविल वो गुडविल होती है जब अपन एनसीआई को प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट असेट्स मेथड से कैलकुलेट करते हैं। फुल गुडविल वो गुडविल होती है जब अपन एनसीआई को फेयर वैल्यू मेथड से कैलकुलेट करते हैं। तो अगर पार्शियल गुडविल है यानी इसमें सिर्फ पेरेंट का शेयर है, यानी सिर्फ पेरेंट की कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग्स कम होंगी अगर गुडविल इंपेयर हो रही है, तो एंट्री क्या होगी? कंसोलिडेटेड रिटेन। कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग इस टाइप ऑफ पीएनएल अकाउंट। अगर इंपेयरमेंट चार्ज हो रहा है तो पीएनएल डेबिट होगा, डेबिट। गुडविल असेट है, कम हो रही है, क्रेडिट। अगर वहीं पर फुल गुडविल है, फुल गुडविल में पेरेंट की गुडविल भी कम हो रही है, एनसीआई की गुडविल भी कम हो रही है। पेरेंट का गुडविल भी कम हो रहा है, एनसीआई भी कम हो रहा है, एनसीआई इज एन लाइबिलिटी। अगर लाइबिलिटी कम हो रही है तो क्या होती है? डेबिट। असेट कम होता है क्या होता है? क्रेडिट। समझ में आ गई बात? बिल्कुल आ गई। यानी अगर पार्शियल गुडविल है तो हमारी क्या होगी? सिर्फ पेरेंट का गुडविल का शेयर कम होगा, यानी सिर्फ कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग्स कम होंगी, एनसीआई का कुछ पोर्शन कम नहीं होगा। अगर फुल गुडविल इंपेयर हो रही है तो उसमें कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग्स भी कम होंगी, एनसीआई भी कम होगा, गुडविल भी कम होगी ही होगी। समझ में आ गई? हाँ आ गई। स्टेप नंबर 6, कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी। कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी कहाँ दिखाई देता है? अपने बैलेंस शीट में दिखाई देता है, बैलेंस शीट में दिखाई देता है लाइबिलिटी साइड पे। चलो सबसे पहले अपन पेरेंट का खुद का बैलेंस ले लेंगे।
जितना उनका खुद का दिखाई दे रहा है रिटेन अर्निंग का, रिजर्व का, वो तो ऐसा कैसा बैलेंस शीट से अपन कॉपी कर लेंगे, उसमें कुछ एडजस्टमेंट अपन नहीं करते हैं। एडजस्टमेंट मैंने आपको ऊपर ही बताया था कहाँ करते हैं अपन, सिर्फ सब्सिडरी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में करते हैं। लेस इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल, ऊपर ना पढ़ा था अपन ने, कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग कम होती है, ये देखो मैंने कम कर दिया यहाँ पे इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल से। एड या लेस किसी भी तरह के एडजस्टमेंट्स में जहाँ जहाँ पर भी कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग आ रहा होगा वो अपन यहाँ पे एड लेस कर देंगे। एडजस्टमेंट अपन सारे के सारे अभी नीचे पढ़ेंगे। चलो एक सेकेंड, चलो स्टेप नंबर 7। स्टेप नंबर 7 में अपन क्या कैलकुलेट करेंगे, अपन प्रिपेयर करेंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल एंड कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट। ध्यान से तीनों चीज़ें अपन प्रिपेयर करेंगे। तीनों चीज़ें प्रिपेयर करने का एक क्वेश्चन अपन ने करा था P&Q लिमिटेड का, अगर आपने देखा हो प्लेलिस्ट या आपको ध्यान हो तो बहुत अच्छे तरह से मैंने आपको क्वेश्चन डिस्कस करवा दिया है, यूट्यूब पर ही अवेलेबल है। उसमें अपन ने तीनों बनाए, अपन उसने बैलेंस शीट भी बनाई है, सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरे ख्याल से उसी को माना जाता है ना, उस वही सबसे बड़ा क्वेश्चन है हमारे कंसोलिडेशन का। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट भी बनाई है अपन ने, उसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाया और पीएनएल अकाउंट भी बनाया है। क्या करते हैं अपन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हैं, ध्यान से ऐड ऑल अमाउंट्स ऑफ पेरेंट एंड सब्सिडरी बैलेंस शीट। पेरेंट के सारे बैलेंस उठा लो, सब्सिडरी के सारे बैलेंस उठा लो। एलिमिनेट इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन, अगर पेरेंट और सब्सिडरी के बीच में कुछ ट्रांजेक्शन हो उनको एलिमिनेट कर दो। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपस के ट्रांजेक्शन कैसे दिखाएंगे अपन, डबल हो जाएगा वो, उसको एलिमिनेट कर देंगे। राइट गुडविल या गेन ऑन बार्गेन परचेज, जो अपन ने स्टेप 5 में कैलकुलेट करा। बहुत सी मिस्टेक्स होती हैं स्टूडेंट्स के एग्जाम में, क्या करते हैं स्टूडेंट्स, उनको पता होता है गुडविल बार्गेन परचेज है, वो कैलकुलेट भी कर लेते हैं, वो एनसीए कैलकुलेट भी कर लेते हैं, बैलेंस शीट में लिखना भूल जाते हैं। उससे क्या होती है, बैलेंस शीट मैच नहीं होती और एग्जाम में क्या आता है, ट्रॉमा आता है। समझ में आ गई बात। हाँ, ये ट्रॉमा तो अपने को 11th क्लास से ही आ रहा है, खैर बिल्कुल, क्योंकि अपन 11th क्लास से बैलेंस शीट बना रहे हैं। चलो, डू नॉट राइट द फॉलोइंग, क्या नहीं लिखना है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में, डू नॉट राइट द फॉलोइंग। कौन सा, इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑफ पेरेंट कंपनी इन सब्सिडरी कंपनी मेंशन्ड ऑन द असेट साइड ऑफ पेरेंट बैलेंस शीट। बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है। कौन सी चीज़ नहीं लिखनी है भाई, पेरेंट की बैलेंस शीट में जो इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी दिखाई दे रहा है वो अपने को कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते वक्त नहीं लिखना है, उसको मत लिखना। और क्या नहीं लिखना है, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स ऑफ सब्सिडरी, उसी में तो अपन ने सारे एडजस्टमेंट्स करे, तो वो वापस क्यों लिखूँ मैं, समझ में आ गई। तो वो भी अपने को कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते वक्त नहीं लिखना है। ये दो चीज़ें नहीं लिखनी है, इसका बहुत अच्छे से आप ध्यान रखना है एग्जाम में, ठीक है। क्या नहीं लिखना है, एक तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑफ पेरेंट कंपनी जो पेरेंट की असेट साइड में दिखाई दे रहा है, और शेयर कैपिटल रिजर्व्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी, ध्यान से सब्सिडरी कंपनी मेंशन्ड ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ सब्सिडरी कंपनी बैलेंस शीट। चलो, कंसोलिडेटेड पीएनएल बेसिक सा, सारे के सारे इनकम एक्सपेंस को ऐड कर दो, जितने भी इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन है उनको एलिमिनेट कर दो, और स्टेप 2 एंड स्टेप 6 में जो भी एडजस्टमेंट, स्टेप 2 कौन सा, प्री पोस्ट में कुछ अपन ने एडजस्टमेंट करो जिसका पीएनएल में इंपैक्ट आना हो। ये आप अच्छी तरह से अगर वो क्वेश्चन देखोगे ना, P&Q वाला, मजा आ जाएगा आपको क्वेश्चन देखने में। बहुत सारे उसमें एडजस्टमेंट थे, एक तो इंटरेस्ट का उसमें एडजस्टमेंट बहुत अच्छा था, मेरे को अमाउंट भी ध्यान आ रहा है, जहाँ तक मुझे ध्यान है अमाउंट 1000 का था। चलो खैर, तो अपन एडजस्टमेंट उसमें कर देंगे स्टेप 2 का और स्टेप 6 का। स्टेप 6 कौन सा हमारा, कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी। क्या कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी एक तरह से पीएनएल अकाउंट ही है, मैंने आपको ऊपर ही बताया था एक तरह से क्या हो, पीएनएल अकाउंट है, उसका फॉर्मल नेम है कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी। चलो, कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे, वही सारे के सारे आइटम को ऐड कर देंगे, सारी फाइनेंशियल एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी सबको ऐड कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन। अपन ने कैश फ्लो स्टेटमेंट मैंने इस क्वेश्चन में बनाया, तो वो क्वेश्चन बहुत अच्छा है अगर आपको तीनों स्टेटमेंट इसके बनाने हैं तो, मतलब प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस पर्पस के लिए वो क्वेश्चन बहुत अच्छा है। चलो, अब अपन आ जाते हैं हमारे प्यारे प्यारे एडजस्टमेंट्स पे। सबसे पहला एडजस्टमेंट है हमारा डिविडेंड का एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट इज मेड फॉर डिविडेंड पेड बाय सब्सिडरी कंपनी इन करेंट ईयर। कौन से डिविडेंड का एडजस्टमेंट करना है, जो सब्सिडरी ने पे करा है। सारे के सारे एडजस्टमेंट अपन सब्सिडरी की बुक्स में कर रहे हैं, सब्सिडरी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड कर रहे हैं, सब्सिडरी के इनकम एक्सपेंस से रिलेटेड कर रहे हैं। तो अगर जो डिविडेंड पेड बाय सब्सिडरी उसका एडजस्टमेंट अपन करेंगे, कैसे करेंगे, डिविडेंड पेड बाय सब्सिडरी इज एन इंट्रा ग्रुप आइटम एंड नीड टू बी एलिमिनेटेड। सब्सिडरी मेरे को होल्डिंग को डिविडेंड दे रही है, एक तरह से इंट्रा ग्रुप आइटम हुआ, आपस में डिविडेंड देना लेना हो रहा है, एलिमिनेट होता है। डिविडेंड पेड बाय सब्सिडरी कंपनी इज एन इंट्रा ग्रुप आइटम, अपन समझ लिया। एड टू पोस्ट एक्विजिशन रिटेन्ड अर्निंग इन स्टेप 2। स्टेप 2 में अपन पोस्ट एक्विजिशन रिटेन्ड अर्निंग में इसको डाल देंगे, ऐड कर देंगे। लेकिन इफ सब्सिडरी कंपनी इज एक्वायर्ड इन बिटवीन द करंट ईयर देन ऐड डिविडेंड टू प्री एंड पोस्ट इन टाइम रेशियो। अगर बिटवीन द करंट ईयर सब्सिडरी एक्वायर हुई हुई है तो अपन इस डिविडेंड को प्री और पोस्ट में टाइम रेशियो में ऐड कर देंगे। यहाँ पे तो अपन मान के चलो करंट ईयर से पहले की एक्वायर करी हुई है, ड्यूरिंग द करंट ईयर एक्वायर नहीं करी, तो अपन क्या कर देंगे, सारा का सारा पोस्ट में डाल देंगे। अगर ड्यूरिंग द करंट ईयर के बीच में एक्वायर करिए तो अपन क्या करेंगे, प्री और पोस्ट में उसको टाइम रेशियो के हिसाब से ऐड कर देंगे। पेरेंट कंपनी का शेयर अपन लेस कर देंगे, कहाँ से, रिटेन्ड अर्निंग से, ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग से, जो आगे जाके अपन स्टेप 6 में पढ़ेंगे।
और एनसीआई का शेयर अपन लेस कर देंगे एनसीआई से स्टेप 4 में जो अपन ने एनसीआई पढ़ा। तो कुल मिला के अपने को डिविडेंड का क्या एडजस्टमेंट करना है, एक तो अपने को ऐड कर देना है पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग में, लेकिन इसका ध्यान रखना है अपने को कि अगर वो एक्विजिशन साल के बीच में हुआ है तो सारा का सारा पोस्ट में ऐड नहीं होगा भाई, या तो ये होगा या ये होगा। इतनी बात तो समझ में आती है ना? हाँ, इतनी बात तो मुझे समझ में आती है। आपको भी आती है ना? हाँ, आपको भी आती है, मुझे भी आती है, आपको भी आती है। तो अपन को क्या करना है, ऐड करना है पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग में। लेकिन अगर सब्सिडरी एक्वायर करी हुई बिटवीन द करंट ईयर के बीच में एक्वायर करा है तो कुछ पोस्ट है कुछ प्री है, टाइम रेशो में बांट देंगे। पेरेंट कंपनी का शेयर अपन रिड्यूस करेंगे ग्रुप रिटेन अर्निंग में से जो स्टेप 6 में अपन करते हैं, और एनसीआई का शेयर अपन रिड्यूस करेंगे एनसीआई में से जो स्टेप 4 में करते हैं। सब कुछ क्लियरली लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, कौन सा स्टेप कहाँ पे क्या लेस, कौन सा शेयर। समझ में आगे बात बिल्कुल है ना? इतना क्लैरिटी तो है ना अच्छे से? स्टूडेंट ओरिएंटेड नोट्स हैं, पूरे के पूरे एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स हैं। मैं बताऊँ आपको इस वीडियो की भी ज़रूरत नहीं है, आप ये नोट्स अपने आप पढ़ोगे ना आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये जस्ट मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अपने से काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको वीडियो में अगर कोई एक्सप्लेन करे तो उनकी पढ़ाई जल्दी होती है। मैं वही काम यहाँ पे कर रहा हूँ। चलो नोट्स क्या है डिविडेंड के एडजस्टमेंट से रिलेटेड। इफ डिविडेंड इज नॉट अकाउंटेड बाय पेरेंट और सब्सिडरी देन रिड्यूस एनसीआई शेयर ऑफ डिविडेंड ओनली एंड डू नॉट डू एनी अदर एडजस्टमेंट। अगर डिविडेंड की अकाउंटिंग नहीं करेंगे तो अपन क्या करेंगे, सिर्फ एनसीआई का शेयर रिड्यूस करेंगे। एक क्वेश्चन अपन ने इसका करा था। इफ डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बिफोर द डेट ऑफ एक्विजिशन और डिविडेंड पर्टेन्स टू सम प्रीवियस ईयर्स देन ऐड। ध्यान से, ये कौन सा क्वेश्चन है बताऊँ मैं आपको, एडजस्टमेंट मैंने कहाँ से उठाया है। एक तो हमारा स्लीक और हैमर का लिमिटेड का क्वेश्चन नवंबर 23 वाला, और दूसरा सेम एडजस्टमेंट आया था हमारे सितंबर 25 में। ये वो वाला एडजस्टमेंट है, डिट्टो एडजस्टमेंट दोनों क्वेश्चन में आते हैं। स्लीक और हैमर का डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर है, और जो दूसरा वाला सितंबर 25 आया था उसका मैंने आपको छोटा सा वीडियो क्लिप बना के दिया। जो स्लीक एंड हैमर से उसमें दो एडजस्टमेंट उसके थोड़े से अलग हैं, अलग भी कुछ नहीं है, वो सेम ही एडजस्टमेंट है, बस मेरे को बताना था आपको वो, जिससे कन्फ्यूजन नहीं हो। मैंने उसकी छोटी सी 14 मिनट की वीडियो अवेलेबल है। बाकी स्लीक एंड हैमर का क्वेश्चन आप पूरा देख लेना, आपको डिविडेंड का एडजस्टमेंट समझ में आ जाएगा। वहीं से उठाया हुआ एडजस्टमेंट, थोड़ा अजीब सा एडजस्टमेंट है ये। तो अपने को क्या करना है, अगर अपने को क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर्स के डिविडेंड पे हुए हैं या फिर प्रीवियस ईयर्स के डिक्लेयर्ड डिविडेंड है, डिविडेंड प्रीवियस ईयर्स के हैं, पिछले सालों के डिविडेंड पे हुए हैं, तो अपन क्या करेंगे, ऐड। ध्यान से क्या करेंगे, ऐड फुल डिविडेंड अमाउंट टू पोस्ट एंड लेस फुल डिविडेंड अमाउंट फ्रॉम प्री, दोनों के दोनों स्टेप 2 में। और इसके अलावा कोई भी एडजस्टमेंट कहीं भी कंसोलिडेशन के प्रोसेस में उसका नहीं होगा। समझ में आ गई बात आपको? बिल्कुल, दोनों क्वेश्चन में अपन ने यही करा था। क्या करना है, अगर डिविडेंड बिफोर डेट ऑफ एक्विजिशन का डिविडेंड पर्टेन्स टू सम प्रीवियस ईयर से ऐड कर देंगे पूरा का पूरा डिविडेंड, 100% डिविडेंड टू पोस्ट लेस 100% डिविडेंड फ्रॉम प्री, बात खत्म। इसके अलावा कुछ एडजस्टमेंट नहीं करना, ऊपर वाला कुछ नहीं करना। ठीक है, चलो अब अपन पढ़ते हैं फेयर वैल्यू का एडजस्टमेंट। ऑन द एक्विजिशन डेट पेरेंट टेक्स असेट्स ऑफ सब्सिडरी एट फेयर वैल्यू। ये बात अपने को पता है कि फेयर वैल्यू पे सारे के सारे असेट्स लाइबिलिटीज लिए जाते हैं। दस वी नीड टू डू सम एडजस्टमेंट इन द असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द सब्सिडरी। फॉर असेट्स ऑफ सब्सिडरी, केस 1, फेयर वैल्यू ऑन एक्विजिशन डेट इज मोर देन कैरिंग अमाउंट ऑन एक्विजिशन डेट। अगर एक्विजिशन डेट पे फेयर वैल्यू कैरिंग अमाउंट से ज़्यादा है, क्या करेंगे, ऐड इंक्रीज इन दैट फेयर वैल्यू, डिफरेंस जो है, ऐड इंक्रीज इन प्री। स्टेप 2, ऐड इंक्रीज इन दैट पर्टिकुलर असेट। भाई किसी एक पर्टिकुलर असेट में इंक्रीज हुआ होगा, उस असेट में अपन ऐड कर देंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते वक्त स्टेप 7 में। केस 2, फेयर वैल्यू कम है कैरिंग अमाउंट से, क्या करेंगे, लेस, जो कम डिफरेंस, लेस डिक्रीज इन फ्रॉम प्री एक्विजिशन रिजर्व्स ऑफ द सब्सिडरी स्टेप 2 एंड लेस दैट डिक्रीज फ्रॉम द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट स्टेप 7। तो बेसिकली अपने को कहाँ एडजस्टमेंट करने हैं, प्री वाले पार्ट में एडजस्टमेंट करना है। बैलेंस शीट बनाते वक्त तो अपन ऑब्वियसली एड लेस कर ही देंगे, ये तो आपको याद आ ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, प्री से लेस करना है, प्री, पोस्ट नहीं, प्री। स्टेप 2 समझ में आ गई। सेम फॉर द लायबिलिटी, बिल्कुल सेम, उल्टा, प्री प्री, और यहाँ पे अगर ज़्यादा है यहाँ पे ऐड, यहाँ पे लेस, सिंपल, बिल्कुल उल्टा ऊपर वाले से। अगर आपने ऊपर वाला पढ़ लिया तो आपको नीचे वाला आराम से याद हो जाएगा। समझ में आगे बात। ये वाला एडजस्टमेंट अपन ने बहुत सारे क्वेश्चंस में करा है, बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको एडजस्टमेंट काम आएगा, और ये बहुत सारे हाई चांसेस होते हैं कि अगर कंसोलिडेशन का क्वेश्चन आए तो ये वाला एडजस्टमेंट उसमें आए ही आए। ठीक है, समझ में आ गई बात? हाँ आ गई। ध्यान से देख लेना, सब कुछ मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है, कौन से स्टेप नंबर का कहाँ पर एडजस्टमेंट, पूरी क्लैरिटी के साथ। समझ में आ गई बात? हाँ चलो। लेकिन अगर हमारा ये असेट डेप्रीशिएबल असेट है, उसका फेयर वैल्यू का एडजस्टमेंट तो मैंने ऊपर कर दिया, लेकिन उस फेयर वैल्यू और कैरिंग अमाउंट का जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस पे कुछ डेप्रिसिएशन भी तो एक्स्ट्रा या कम लगा हुआ होगा। हाँ, इन केस ऑफ डेप्रिशिएबल असेट, एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑल्सो नीड्स टू बी मेड ऑन एक्विजिशन डेट फॉर दिस फॉलोइंग स्टेप्स एज अंडर। क्या करेंगे अपन, सबसे पहले कैरिंग अमाउंट देख लो, उस असेट का एक्विजिशन डेट पर क्या है, फेयर वैल्यू देख लो, दोनों अपन ने देख ली, इंक्रीज डिक्रीज देख लो, वो भी अपन ने ऊपर देख ली। ये 3 स्टेप तो बिल्कुल बेसिक है, कुछ खास नहीं है इसमें। स्टेप 4, डू एडजस्टमेंट ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन और रिवर्सल ऑफ डेप्रिसिएशन। एडिशनल डेप्रिसिएशन का मतलब, मान के चलो कि मेरी बुक्स में जो कैरिंग अमाउंट है वो 1 लाख का है, जो उसकी फेयर वैल्यू है वो 2 लाख की है या 3 लाख की है। चलो, कैरिंग अमाउंट 1 लाख का है, फेयर वैल्यू 3 लाख की है, यानी मैंने थोड़ा सा कम डेप्रिसिएशन लगा रखा होगा फेयर वैल्यू के मुकाबले, यानी मेरे को फेयर वैल्यू के मुकाबले थोड़ा एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। हाँ,
वहीं उल्टा मान लो कैरिंग अमाउंट 3 लाख है, फेयर वैल्यू 1 लाख है, यानी मैंने डेप्रिसिएशन ज़्यादा लगा रखा फेयर वैल्यू के मुकाबले, यानी मुझे क्या करना है, डेप्रिसिएशन रिवर्स करना है। चलो, डेप्रिसिएशन फ्रॉम एक्विजिशन डेट कहाँ से लेना, ध्यान से, एक्विजिशन डेट टू कंसोलिडेशन डेट, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। ये नोट्स आपने अगर बिल्कुल ध्यान से पढ़ लिया, वो कंसोलिडेशन के किसी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आने वाली। मैंने पूरे स्टूडेंट ओरिएंटेड नोट्स ही बनाने की कोशिश करी है। चलो, डेप्रिसिएशन फ्रॉम एक्विजिशन डेट टू कंसोलिडेशन डेट ऑन फेयर वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन फ्रॉम एक्विजिशन डेट टू कंसोलिडेटेड डेट और कैरिंग अमाउंट, हमारे पास एक रिजल्टिंग फिगर निकल के आया। इफ दैट रिजल्टिंग फिगर इज पॉजिटिव, वो क्या है, एडिशनल डेप्रिसिएशन है, क्या करेंगे अपन, लेस कर देंगे। कहाँ से, ध्यान से देखो, पोस्ट में से लेस होगा। डेप्रिसिएशन अपन एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं, लेस करेंगे। पीएनएल में अपन चार्ज करें, पीएनएल कम होगा, लेस फ्रॉम पोस्ट एक्विजिशन रिटेन्ड अर्निंग स्टेप 2 एंड लेस फ्रॉम दैट असेट इन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट स्टेप 7। वहीं अगर रिजल्टिंग फिगर नेगेटिव है, यानी अपने को रिवर्स करना है, तो रिवर्स में असेट की वैल्यू बढ़ जाएगी और पोस्ट एक्विजिशन रिटेन्ड अर्निंग बढ़ जाएंगे। रिवर्स हो रहा है डेप्रिसिएशन, देखो ना, एक्सपेंस रिवर्स हो रहा है, पीएनएल में इंक्रीज होगा। चलो, ये अपन ने समझ लिया सारे डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट, बिल्कुल बेसिक एडजस्टमेंट, कुछ खास बात नहीं है इसमें। ध्यान से आप बस देख के चलना कि आपको कौन सी फेयर वैल्यू, कौन सा कैरिंग अमाउंट, कौन सी डेट ऑफ एक्विजिशन है, कौन सी डेट ऑफ कंसोलिडेशन है, 6 मंथ्स का लेना है, 1 ईयर का लेना है। बहुत सारे क्वेश्चन अपन ने 2-3 क्वेश्चन ऐसे करे थे जिसमें अपने को जो बैलेंस शीट जो क्वेश्चन में गिवन थी ना, और जो बैलेंस शीट अपने को पूछी गई थी, उन दोनों में 1-2 साल का डिफरेंस था। तो अपन ने को क्या करना था, उसमें डेप्रिसिएशन 2 साल का कैलकुलेट करना था। गलती से भी 1 साल का कैलकुलेट करके मत आ जाना, गलत हो जाएगा। तो ध्यान से देखना ही कौन सी बैलेंस शीट अपने को क्वेश्चन में दी हुई है, कौन सी बैलेंस शीट अपने को क्वेश्चन में पूछी है, दोनों में कितना डिफरेंस है। 31 मार्च 2001 की दे रखी है बैलेंस शीट, 31 मार्च 2003 की पूछी है, कितना डिफरेंस है, 2 साल का डिफरेंस आया। 2 साल का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, 1 ईयर का नहीं होगा, 6 मंथ्स का नहीं होगा, 2 साल का होगा। चलो, अगला एडजस्टमेंट, सोल्ड इन्वेंट्री एडजस्टमेंट। दिस एडजस्टमेंट इज डन व्हेन देयर इज फेयर वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज इन इन्वेंट्री विच वी रेड इन एडजस्टमेंट नंबर 2, जो अभी अपन ऊपर एडजस्टमेंट पढ़ के है। इफ दैट इन्वेंट्री इज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, देन वी हैव टू रिवर्स, ध्यान से, रिवर्स द फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट डन एज पर अर्लियर एडजस्टमेंट नोट्स एज फॉलोज। ऊपर अपन ने क्या करा था, फेयर वैल्यू अगर ज़्यादा थी कैरिंग अमाउंट से, ऊपर अपन ने ऐड करा था, अपन क्या कर देंगे यहाँ पे, लेस कर देंगे। अगर फेयर वैल्यू इज लेस देन कैरिंग अमाउंट, ऊपर अपन ने लेस करा था, यहाँ पे अपन ऐड कर देंगे। बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको, ये जो एडजस्टमेंट करा था ना अपन ने असेट में, ये इन्वेंट्री से रिलेटेड एडजस्टमेंट नीचे कह रहा है कि अगर कुछ इन्वेंट्री सोल्ड हो चुकी है तो इस एडजस्टमेंट को रिवर्स कर दो, बस खत्म, रिवर्स कर दो, बात खत्म हो गई। यहाँ ऐड करा था, नीचे लेस कर दो, यहाँ लेस करा था, नीचे ऐड कर दो, बस बात खत्म। इतना ध्यान रखना है आपको एडजस्टमेंट में, कुछ भी खास बात नहीं है। समझ में आ गई बात, क्या बोला मैंने, इस वर्ड पे आप ध्यान दो, बस क्या लिखा, रिवर्स। ये तो मैंने सिर्फ एक्सप्रेशन के लिए लिख दिया कि लिख दूँ, बस मैं डिस्क्रिप्टिव वाइज भी लिख दूँ कि एडलेस क्या है। इस वर्ड पे ध्यान दे लो आप, बस क्या लिखा है, रिवर्स। बस जो अपन ने एडजस्टमेंट नंबर 2 में करा उसका रिवर्स, कब, अगर वो इन्वेंट्री सोल्ड हो गई ड्यूरिंग द ईयर। चलो, ये एडजस्टमेंट भी अपन ने 2-3 क्वेश्चन में करा है। अनरियलाइज प्रॉफिट एडजस्टमेंट, this adjustment is done when any asset is purchased or sold between parent and subsidiary before acquisition and that asset is still there with the other party on the date of consolidation। यानी जब उनकी सब्सिडरी पेरेंट की रिलेशनशिप चल रही थी, जब वो एक्वायर नहीं हुआ था, जब एक्विजिशन नहीं हुआ था, उससे पहले पेरेंट और सब्सिडरी में कुछ लेना देना हुआ था, किसी असेट का या इन्वेंट्री का, कुछ भी, और उसका वो जो इन्वेंट्री है, जो वो असेट है, वो अभी भी दूसरे वाले सामने वाले की बुक्स में पड़ा हुआ है। तो उसमें अगर कोई अनरियलाइज प्रॉफिट है, प्रॉफिट किसको होगा, बेचने वाले को होगा, उसको अपने को एलिमिनेट करना है। वी हैव टू एडजस्ट दिस अनरियलाइज प्रॉफिट। अनरियलाइज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, सेल माइनस कॉस्ट। अगर कोई डेप्रिशिएबल असेट है तो सेल माइनस कैरिंग अमाउंट। एडजस्टमेंट स्टेप्स कैसे करेंगे अपन, चेक द ट्रांजैक्शन बिटवीन पेरेंट एंड सब्सिडरीज अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम का मतलब सब्सिडरी टू पेरेंट। देखो, सब्सिडरी छोटी होती है, पेरेंट बड़ा होता है। अपस्ट्रीम, अब ऊपर की तरफ जा रहे हैं, सब्सिडरी टू पेरेंट, छोटे से बड़ा, डाउनस्ट्रीम, बड़े से छोटा, पेरेंट टू सब्सिडरी, बड़े से छोटा, पेरेंट टू सब्सिडरी। तो सबसे पहले अपने को क्या चेक करना है कि जो ट्रांजैक्शन है वो अपस्ट्रीम है या डाउनस्ट्रीम है। स्टेप 2, केस 1, अगर ट्रांजैक्शन अपस्ट्रीम है, अपस्ट्रीम का मतलब सब्सिडरी टू पेरेंट, सब्सिडरी ने बेचा, प्रॉफिट किसका हुआ, सब्सिडरी का हुआ, क्या करेंगे, लेस अनरियलाइज प्रॉफिट फ्रॉम पोस्ट एक्विजिशन रिटेन्ड अर्निंग एंड लेस अनरियलाइज प्रॉफिट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर असेट इन बैलेंस शीट। अगर ट्रांजैक्शन डाउनस्ट्रीम है, यानी पेरेंट ने सब्सिडरी को दिया, किसका प्रॉफिट हुआ, पेरेंट का प्रॉफिट हुआ, लेस कर देंगे अनरियलाइज प्रॉफिट फ्रॉम कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग। स्टेप 6 में लेस कर देंगे अनरियलाइज प्रॉफिट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर असेट इन स्टेप 7। तो ये दोनों तो सेम है, जिसको प्रॉफिट हुआ उसकी बुक्स में। भाई अगर सब्सिडरी को प्रॉफिट हुआ तो किसमें से एडजस्टमेंट होगा, पोस्ट पार्ट में से एडजस्टमेंट होगा, रिटेन अर्निंग है। अगर पेरेंट को प्रॉफिट हुआ तो पेरेंट का पीएनएल क्या होता है, पेरेंट का पीएनएल का क्या मतलब होता है, पेरेंट के पीएनएल का मतलब कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग। समझ में आ गई बात, बिल्कुल समझ में आ गई। चलो, कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग इज नथिंग बट पेरेंट का पीएनएल अकाउंट, ऐसे ध्यान रख लो। कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग कह लो आप, कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी कह लो, बेसिकली पेरेंट का पीएनएल अकाउंट। चलो,
दिस स्टेप विल बी डन इन केस ऑफ डेप्रिशिएबल असेट। इन केस ऑफ डेप्रिशिएबल असेट सम एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन हैव बीन चार्ज ऑन द अनरियलाइज्ड प्रॉफिट पार्ट। भाई जहाँ जहाँ असेट का काम आएगा वहाँ डेप्रिसिएशन जरूर कूदेगा बीच में। तो यहाँ पे मैंने अनरियलाइज प्रॉफिट तो एलिमिनेट कर दिया, पर उस अनरियलाइज प्रॉफिट पे भी तो कुछ एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया होगा सामने वाले ने, उसको भी तो एलिमिनेट करेंगे। हाँ, सो वी हैव टू एलिमिनेट दैट एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन पार्ट। कैलकुलेशन ऑफ एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन कैसे करेंगे अपन? डेप्रिसिएशन ऑन परचेज या सोल्ड अमाउंट लेस डेप्रिसिएशन ऑन कैरिंग अमाउंट। एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन पार्ट हमारे पास आ गया। अगर ट्रांजैक्शन डाउनस्ट्रीम है, अगर ट्रांजैक्शन अपस्ट्रीम है, यानी अपस्ट्रीम मतलब अब ऊपर की तरफ, सब्सिडरी टू पेरेंट, सब्सिडरी टू पेरेंट, असेट किसके पास है? पेरेंट के पास है। डेप्रिसिएशन किसने चार्ज करा होगा? पेरेंट ने चार्ज करा होगा। यानी जहाँ भी एडजस्टमेंट होगा वो हमारे पेरेंट के पीएनएल में होगा, कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग्स में होगा। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। डेप्रिसिएशन किसने चार्ज करा होगा ये बताओ आप मेरे को। अपस्ट्रीम, बड़े से छोटे से बड़ा, अपस्ट्रीम मतलब अब ऊपर की तरफ। मैं भी देखो ऐसे ही याद करता हूँ, ऊपर छोटे से बड़ा, छोटा मतलब सब्सिडरी टू पेरेंट। किसके पास असेट है? पेरेंट के पास। डेप्रिसिएशन किसने चार्ज करा होगा? पेरेंट ने। डेप्रिसिएशन एडजस्ट किस में होगा? पेरेंट की बुक्स में, यानी कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग लेस कर ऐड कर देंगे एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन जो चार्ज हुआ असेट इन बैलेंस शीट। सेम डेप्रिसिएशन किसने एक्स्ट्रा चार्ज करा? सामने वाले ने। डाउनस्ट्रीम में कौन है सामने वाला? डाउनस्ट्रीम मतलब बड़े से छोटा। पेरेंट टू सब्सिडरी, किसके पास है असेट? सब्सिडरी के पास। किसने डेप्रिसिएशन चार्ज करा? सब्सिडरी ने। कहाँ एडजस्टमेंट होगा? पोस्ट एक्विजिशन रिटेन्ड अर्निंग स्टेप 2 में और उस असेट में स्टेप 7 में। आ जाओ नेक्स्ट एडजस्टमेंट, डीटीएल एडजस्टमेंट। समझ में आ गया आपको ऊपर वाला एडजस्टमेंट? बिल्कुल, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। लिखा हुआ इतना साफ साफ है कि आपको समझ में आना ही आना है। सब कुछ लिखा हुआ है, स्टेप कौन सा नंबर, कौन सा पोस्ट, कौन सा प्री। समझ में आ गई ना? बिल्कुल एग्जाम के हिसाब से मैंने नोट्स बनाने की कोशिश करी है। उसमें मैंने अपन ने सारे के सारे क्वेश्चन भी इन्हीं नोट्स के हिसाब से करे हैं। चलो डीटीएल एडजस्टमेंट। केस 1, फेयर वैल्यू ऑफ नेट असेट्स। अगर आपने इंडेक्स 12 पढ़ रखा है बहुत अच्छी बात है। अगर आपने नहीं पढ़ रखा तो मैं इंडेक्स 12 को यहाँ पे लाऊंगा भी नहीं, ठीक है। मैं सिंपल जो मैंने यहाँ लिखा है मैं उसको पढ़ूंगा बस, क्योंकि अगर मैं इंडेक्स 12 को भी यहाँ पे लेके आया तो कंफ्यूजिंग हो सकता है और टाइम भी अपने को एक्स्ट्रा लग सकता है। इसलिए जो लिखा है मैं आपको सिर्फ वही पढ़ के बताऊंगा। फेयर वैल्यू ऑफ नेट असेट्स, जिसको अपन कैरिंग अमाउंट कंसीडर करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग डीटीए कैलकुलेट बेसिकली अपन इंडेक्स 12 में करते हैं। इंडेक्स 12 में अपन क्या करते हैं? कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस को कंपेयर करते हैं बेसिकली। बस इतना आपको ध्यान रख लो, यानी एक कैरिंग अमाउंट होता है और दूसरा टैक्स बेस होता है। तो इस इंडेक्स के पर्पस के लिए फेयर वैल्यू क्या है? कैरिंग अमाउंट है, और जो कैरिंग अमाउंट है वो क्या है? टैक्स बेस है। भाई एक फेयर वैल्यू होती है, एक कैरिंग अमाउंट होती है, ये पता है? हाँ। तो इस पर्पस के लिए हमारी फेयर वैल्यू कैरिंग अमाउंट है और कैरिंग अमाउंट क्या है? टैक्स बेस है। तो अगर फेयर वैल्यू ऑफ नेट असेट्स इज मोर देन कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट असेट्स, क्या अपन कैलकुलेट क्या कैलकुलेट करेंगे अपन? डीटीएल कैलकुलेट करेंगे। डिफरेंस पे क्या करेंगे अपन? लेस कर देंगे उस डीटीएल को फ्रॉम प्री और पोस्ट। भाई अगर पोस्ट पार्ट का डीटीएल है पोस्ट में से कर दो, प्री का पार्ट का डीटीएल है प्री में से कर दो। समझ में आ गई? एज पर सिचुएशन एंश्योर दैट डीटीएल इन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। भाई एक डेफर्ड टैक्स एक लायबिलिटी क्रिएट हो रही है तो उसको बैलेंस शीट में तो दिखाना पड़ेगा। हाँ, इसका भी एक क्वेश्चन अपन ने करा था, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। चलो, फेयर वैल्यू ऑफ नेट असेट्स इज लेस देन, यहाँ पे मोर देन था, यहाँ पे क्या है? लेस देन। क्या कैलकुलेट होगा? डीटीए कैलकुलेट होगा। डीटीए टू प्री और पोस्ट एज पर सिचुएशन। शो दिस डीटीएल इन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। भाई अपन ऊपर प्री पोस्ट में तो कर देंगे स्टेप 2 में, लेकिन स्टेप 7 में दिखाना मत भूल जाना, बैलेंस शीट बनाते वक्त मत भूल जाना। समझ में आ गई? हाँ। चलो, बोनस का एडजस्टमेंट क्या करते हैं? बोनस में कुछ भी नहीं करते हैं, नो एडजस्टमेंट। बस ध्यान रख लेना, नो एडजस्टमेंट। कोई भी बोनस का आ जाए एडजस्टमेंट कुछ नहीं करना उसका, पूरे कंसोलिडेशन के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना उसका। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स एंड डू नॉट चेंज द टोटल नेट असेट्स। ठीक है, एक क्वेश्चन था इसका, वो भी अपन ने करा था। आ जाओ ये हमारे वाले मेजर नए वाले एडजस्टमेंट पे, जो एडजस्टमेंट हमारा सितंबर 25 और सितंबर 25 और नवंबर 23 में पूछा गया था। चलो आ जाओ, क्या है? इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी पोर्शन ऑफ सब्सिडरी बाय पेरेंट, यानी पेरेंट ने सब्सिडरी के फाइनेंशियल लायबिलिटी या फिर किसी इक्विटी पार्ट में इन्वेस्ट कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर, इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर ऑफ सब्सिडरी एक्सेट्रा। चलो क्या करते हैं अपन? वाइल कंसोलिडेशन वी हैव टू एलिमिनेट दिस एज एन इंट्रा ग्रुप आइटम। एक इंट्रा ग्रुप आइटम के हैसियत से अपन इसको क्या करते हैं? एलिमिनेट करते हैं। रिड्यूस करेंगे इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल लायबिलिटी या इक्विटी बाय पेरेंट इन सब्सिडरी एट बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन असेट साइड ऑफ पेरेंट बैलेंस शीट, इन असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। स्टेप 7, जब अपन स्टेप 7 कर रहे होंगे अपन कर देंगे, जब अपन स्टेप 7 कर रहे होंगे, जब अपन इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल लायबिलिटी या इक्विटी अपन जब दिखाएंगे उसको अपन बुक वैल्यू से लेस कर देंगे। अगर बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द नॉमिनल अमाउंट तो अपन उसका जो प्रॉफिट लॉस होगा वो कहाँ पर अपन दिखाएंगे? स्टेप 6 में दिखाएंगे। और अगर कोई नॉमिनल अमाउंट रह जाता है, अगर कोई नॉमिनल अमाउंट रह जाता है तो उसको अपन कहाँ दिखाएंगे? जब अपन असेट लायबिलिटी लिख रहे होंगे, बैलेंस शीट में हमारी ऐड कर रहे होंगे, वहाँ पर अपन उसको लेस कर देंगे। तो बेसिकली अपने को कहाँ एडजस्टमेंट करना है? जब अपन बैलेंस शीट बनाएंगे, ध्यान से मैं क्या कर रहा हूँ,
मैं बैलेंस शीट बना रहा हूँ। कौन सी बैलेंस शीट बना रहा हूँ? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना रहा हूँ। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में मैं इन्वेस्टमेंट साइड लिख रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट। उसमें एक इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी लिखा हुआ होगा पेरेंट की बैलेंस शीट में, हाँ। तो जब मैं उस इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी कुछ इन्वेस्टमेंट्स होंगे पेरेंट की बैलेंस शीट में, हाँ। उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी होगा, कुछ इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल लायबिलिटी इक्विटी पोर्शन ऑफ सब्सिडरी होगा, कुछ अदर इन्वेस्टमेंट होंगे पेरेंट के खुद के भी, तो दूसरे इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं, हाँ। इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी अपन पेरेंट की बैलेंस शीट में नहीं लिखते। बोलो कौन से स्टेप में पढ़ा था मैंने? स्टेप 7 में पढ़ा था, ऊपर जाके देख लेना। दूसरा, इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल लायबिलिटी या इक्विटी पोर्शन, जो भी अपन इन्वेस्ट करा अपन क्या कर रहे हैं उसको एलिमिनेट कर रहे हैं, उसको भी अपन लेस करेंगे, बिल्कुल लेस करेंगे। कौन सी बुक से लेस करेंगे? बुक वैल्यू से लेस करेंगे। अपन ने क्वेश्चन करा था उसमें मेरे को फिगर्स तो एक्जैक्टली ध्यान नहीं, आप आई थिंक शायद 84,000 का कुछ फिगर था, 84,000 का कुछ फिगर था, और यहाँ पर 35,000 उसकी नॉमिनल वैल्यू थी, 49,000 आ रहा है क्या डिफरेंस? मैं एक बार चेक करूँ तो शायद ये फिगर्स भी सही हैं अपने। 84,000 माइनस 35,000, हाँ 49,000 का अपने उसमें लॉस आया था। तो बेसिकली क्या था, 84,000 का इन्वेस्टमेंट कर रखा था पेरेंट ने, सामने वाली ही किसमें? फाइनेंशियल लायबिलिटी में, बेसिकली डिबेंचर से, जहाँ तक मेरे को ध्यान आ रहा है। ये मैं स्लीक एंड हैमर के क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, फेमस क्वेश्चन है बड़ा, स्टूडेंट्स के बीच तो मेरे टाइम पे भी बहुत बड़ा फेमस क्वेश्चन था ये, नवंबर 23 का। तो मैं स्लीक एंड हैमर के फिगर्स की बात कर रहा हूँ। स्लीक एंड हैमर में 35,000 के नॉमिनल वैल्यू के डिबेंचर्स में पेरेंट ने सब्सिडरी के 35,000 की नॉमिनल वैल्यू के डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर रखा था। कितने में? 84,000 में। यानी 35,000 के डिबेंचर 84,000 में लिख रखे थे। तो बेसिकली अपने को क्या करना है, उसकी जो टोटल डिबेंचर थे ना, वही मेरे को फिगर ध्यान आ रहा है, वो 1 लाख के थे, 1 लाख के थे। हाँ देखो फिगर भी ध्यान आ जाते हैं अपने को कभी कभी, बचपन में तो काफ़ी फिगर्स याद रहते थे अपने को। एग्जाम में मैथ्स का एग्जाम लिखते वक्त मैं फाइनल कैलकुलेशन लिख के आ जाता था एग्जाम में, जब बहुत छोटे थे तब। खैर चलो, 84,000 का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो अपन जब पेरेंट की बैलेंस शीट बनाएंगे, ध्यान से अब सुनना, आप ध्यान से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जब अपन पेरेंट की कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में अपन इन्वेस्टमेंट लिखेंगे। इन्वेस्टमेंट में अपन एक तो इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी जो होता है वो तो अपन नहीं लिखते। कहाँ पढ़ा था अपन ने? स्टेप 7 में लिखी हुई थी ये बात। दूसरा, ये क्या है? इंट्रा ग्रुप आइटम है भाई, आपस के में इन्वेस्ट कर रखा है पेरेंट ने, सब्सिडरी के फाइनेंशियल लायबिलिटी इक्विटी में इन्वेस्ट कर रखा है, उसको एलिमिनेट करेंगे। हाँ, ये पूरा का पूरा एलिमिनेट अपन कर देंगे 84,000। कहाँ से? बुक वैल्यू के बेसिस पे। ये मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो क्या लिखा है, रिड्यूस इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल लायबिलिटी या इक्विटी बाय पेरेंट एट बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब 84,000 ऑफ इन्वेस्टमेंट। एंट्री भी देख लो, टू इन्वेस्टमेंट इन, ये वाला 1, कौन सा 1 पॉइंट है? ये वाला 1 पॉइंट है। 84,000 मैंने क्या कर दिया? एलिमिनेट कर दिया। चलो ठीक है, नेक्स्ट चीज़ क्या बोली मैंने? इफ बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन मोर देन नॉमिनल अमाउंट। क्या बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मोर देन नॉमिनल अमाउंट है? हाँ, तो कुछ लॉस हुआ डी रिकॉग्निशन पे। हाँ, कितने का हुआ? 49,000 का। कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग से लेस कर दो, यानी यहाँ पे 49,000 आ गया। समझ में आ गई बात? हाँ, जब अपन पेरेंट की बैलेंस शीट में सामने वाले की लाइबिलिटी टेक ओवर कर रहे होंगे, ऐड कर रहे होंगे, भाई ट्रेड पेबल होते हैं, ऐड करते थे दोनों के, याद है? बिल पेबल दोनों के ऐड कर दो, बोरिंग है दोनों की ऐड कर दो। तो वहीं अपन क्या लिख रहे हैं अब? फाइनेंशियल लाइबिलिटी लिख रहे हैं सामने वाली की, इक्विटी पार्ट लिख रहे हैं, उसको अपन ऐड करेंगे। लेकिन उसको ऐड करते वक्त 1 लाख का फिगर है हमारा, टोटल 1 लाख का फिगर था, उसमें अपन ने क्या करा था? सिर्फ 65,000 लिखा था बैलेंस शीट बनाते वक्त, 35,000 एलिमिनेट कर दिया था। क्यों? 35,000 इंट्रा ग्रुप आइटम है। एलिमिनेट नॉमिनल अमाउंट। नॉमिनल अमाउंट क्या है? क्या नॉमिनल अमाउंट 84,000 है? नहीं, ये तो बुक वैल्यू है जितने में अपन इन्वेस्ट करा। नॉमिनल क्या है? 35,000। नॉमिनल अमाउंट क्या है? 35,000। 35,000 में यहाँ पे लेस कर दूंगा। क्या मेरी एंट्री मैच हो गई? हाँ मैच हो गई ना मैच, बिल्कुल। तो ये एक नया एडजस्टमेंट है, समझने में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, दिक्कत हो रही है अगर, तो इसको एज एन इंट्रा ग्रुप आइटम समझो बस, ठीक है। और जो मैंने यहाँ पे आपके लिए नोट्स लिख रखे हैं इनको पढ़ लो बस। ये थोड़ा सा नया एडजस्टमेंट होता है हमारे लिए, समझने के लिए तकलीफ होती है हमें, मेरे को खुद को ऑनेस्टली मैं आपको बताऊँ तो ये जो मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, जो नोट्स मैंने प्रिपेयर करा आपके लिए, उसके लिए 7th पॉइंट के लिए मैंने काफ़ी सोच समझ के इसको लिखा है कि मैं किस तरह से इसको लिखूँ कि इतना क्लियर हो कि बाद में दिक्कत ना आए। समझ में आ गई बात? लास्ट एडजस्टमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी पार्ट है, अगर इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी है तो एक एडिशनल एडजस्टमेंट कर देना छोटा सा, जो नॉमिनल अमाउंट बचा ना उसको लाइबिलिटी से हटा के एनसीआई में डाल देना बस। यानी मान लो अगर ये डिबेंचर की जगह कोई मान लो प्रेफरेंस शेयर होता, जो अपन ने दूसरा क्वेश्चन करा था जो सितंबर 25 में आया था हमारे, मान लो ये इक्विटी पार्ट में होता, तो ये जो मैं 35,000 बैलेंस शीट में जो 65,000 है बैलेंस शीट में लिख रहा हूँ ना, बचा हुआ फाइनेंशियल लाइबिलिटी, बस वो फाइनेंशियल लाइबिलिटी की जगह हटा करके आप उसको एनसीआई में डाल देना बस। यानी एक लाइबिलिटी से हटा दूसरी लाइबिलिटी में आ गया, बस इतना सा डिफरेंस है, कुछ भी डिफरेंस। बैलेंस शीट मैच होगी हमेशा। एक लाइबिलिटी से हट के दूसरी लाइबिलिटी में आ रहा है, क्या बैलेंस शीट में कोई डिफरेंस आएगा? क्या आ ही नहीं सकता। लाइबिलिटी से हटा लाइबिलिटी में आ गया। समझ में आ गई बात? तो अगर इक्विटी पार्ट है, स्लीक एंड हैमर में क्या था? फाइनेंशियल लाइबिलिटी पार्ट था, तो उसको अपन ने जो रिमेनिंग 65,000 फाइनेंशियल लाइबिलिटी में ही रखे रहने दिया।
लेकिन जो सितंबर 25 में क्वेश्चन आया था, जहाँ तक मेरे को ध्यान है वो आर और जेड का था कुछ, उसकी 14 मिनट्स की वीडियो लगी हुई मेरे यूट्यूब पर। वो जो था उसमें जो रिमेनिंग नॉमिनल अमाउंट था वो अपन ने उसका फिगर तो मेरे को एक्चुअली अभी ध्यान नहीं, उसमें अपन ने क्या करा था, जो बचा हुआ अमाउंट था रिमेनिंग वो अपन ने एनसीआई में डाला था। इसलिए के नेमर की वीडियो देखना मत भूलना, बहुत अच्छे से मैंने उस क्वेश्चन को वहाँ पे डिस्कस करा रखा है, ये एडजस्टमेंट भी बहुत अच्छे से अपन ने वहाँ पे समझा हुआ है। ठीक है, हैंड रिटन सॉल्यूशन सारे के सारे टेलीग्राम पे पड़े हुए हैं। चलो, चेन होल्डिंग, ध्यान है चेन होल्डिंग क्या होता है। चेन होल्डिंग, पेरेंट कंपनी P हैज़ 80% स्टेक इन सब्सिडरी 1 एंड सब्सिडरी 1 हैज़ 60% स्टेक इन सब्सिडरी 2। ये क्या होती है, चेन होल्डिंग होती है। क्या करते हैं अपन चेन होल्डिंग में, सेम एडजस्टमेंट, सारे के सारे एडजस्टमेंट सेम है, बस कहीं ना कहीं छोटे छोटे इसमें डिफरेंसेस आते हैं, वो अपन समझ लेते हैं क्या आते हैं। आ जाओ, स्टेप 1 वही सेम, क्या करेंगे, ऑब्जर्व केयरफुली द डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ कंसोलिडेशन, सब कुछ सेम। पेरेंट कंपनी का शेयर मान लो, इसमें क्या अपने इसके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से 80% का सब्सिडरी 1 का, 48 इसका 60% का सब्सिडरी 2 का, तो इसमें शेयर ऑफ सब्सिडरी 1 इन सब्सिडरी 2 कितना है, 80% ऑफ 60%। ध्यान से ये करना मत भूल जाना, ये इंपॉर्टेंट है चेन होल्डिंग के केस में, ये ध्यान से। मैं मेरी बुक्स बना रहा हूँ, मैं किसकी बुक्स बना रहा हूँ, ध्यान से समझो। मैं पेरेंट की बुक्स बना रहा हूँ, मैं किसकी बुक्स बना रहा हूँ, पेरेंट की बुक्स बना रहा हूँ। पेरेंट की बुक्स में मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को देखना है कि मैं एज अ पेरेंट मैंने सब्सिडरी 1 में इन्वेस्ट कर रखा है, सब्सिडरी 1 ने सब्सिडरी 2 में इन्वेस्ट कर रखा है, सब्सिडरी 1 ने सब्सिडरी 2 में इन्वेस्ट कर रखा है, तो मैं एज अ पेरेंट सब्सिडरी 1 में कितना स्टेक हुआ मेरा, ये बताओ आप तो मुझे, ये बताओ तो मुझे कि मेरा एज अ पेरेंट सब्सिडरी 1 में कितना स्टेक हुआ। सब्सिडरी 1 में मेरा स्टेक है 80% का, सब्सिडरी 1 का सब्सिडरी 2 में 60% का, यानी मेरा सब्सिडरी 2 में कितना हुआ इनडायरेक्ट, 80% ऑफ 60% 48%। एनसीआई तो अपने आप आ ही जाएगा, 100 में से 80 माइनस कर दो 20, 100 में से 48 माइनस कर दो 52। समझ में आ गई बात। हाँ चलो, फिर अपन क्या करते हैं, डेट ऑफ एक्विजिशन निकालते हैं। डेट ऑफ एक्विजिशन बाय सब्सिडरी डेट, इसका भी अपन ने एक क्वेश्चन कर रखा है, चेन होल्डिंग का भी है ना, जहाँ तक मेरे को ध्यान है उसमें S1 और S2 था, या S और SS लिमिटेड था, ऐसा कुछ था उसमें नाम। डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सब्सिडरी 1 बाय पेरेंट, नॉर्मल जैसे अपन ऊपर फर्स्ट मेन केस में कर रहे थे वैसे इसको देखनी है। डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सब्सिडरी 2 बाय सब्सिडरी 1, ये कैसे दिखाएंगे, ध्यान से, लेटर ऑफ, कौन सी दो डेट्स का लेटर, डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सब्सिडरी 1 यानी ये वाली, और डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सब्सिडरी 2 बाय सब्सिडरी 1, इन दोनों डेट्स का जो भी लेटर पार्ट होगा वो क्या होगी, हमारी डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सब्सिडरी 2 बाय सब्सिडरी 1। डेट ऑफ एक्विजिशन निकालनी क्यों जरूरी है भैया, ये क्यों अपन पढ़ रहे हैं भाई, जो अपन प्री पोस्ट का एडजस्टमेंट करेंगे वहाँ पर काम आएगा, टाइम रेशियो निकालते वक्त काम आएगा। बाइफर्केशन ऑफ प्री और पोस्ट, बिल्कुल सेम स्टेप, बिल्कुल सेम स्टेप, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, मैं नहीं बता रहा यहाँ पे वापस, बिल्कुल सेम स्टेप, बस क्या करना है, सब्सिडरी 1 का अलग करना है, सब्सिडरी 2 का अलग करना है, बस बाकी सब कुछ सेम है, एग्जैक्ट सेम जो अपन ने ऊपर पढ़ा था। स्टेप 3 एग्जैक्ट सेम, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सब कुछ सेम। स्टेप 4 सब पूरा सेम, सिर्फ एक एडिशनल एडजस्टमेंट, क्या, लेस, जब अपन एनसीआई ऑन डेट ऑफ कंसोलिडेशन निकाल रहे होंगे क्या करना है अपने को, लेस एनसीआई का शेयर। अब ये होता क्यों है पहले आप ये समझो, इसके बहुत डाउट्स आते हैं टेलीग्राम पे, बहुत डाउट्स आते हैं इस चीज़ से कि ये क्यों होता है भाई। मान लो मैं एक पेरेंट हूँ P, एक सब्सिडरी है S, दूसरी सब्सिडरी है SS, यानी पेरेंट ने सब्सिडरी में इन्वेस्ट कर रखा है, सब्सिडरी ने SS में इन्वेस्ट कर रखा है, यानी सब्सिडरी के पेरेंट, इस वाली सब्सिडरी ने जब इस सब्सिडरी में इन्वेस्ट करा होगा, S ने जब SS में इन्वेस्ट करा होगा, तो S के पेरेंट पार्ट ने भी कुछ पैसा दिया होगा, एनसीआई पार्ट ने भी कुछ पैसा दिया होगा, हाँ दिया होगा, हाँ, बस उस एनसीआई पार्ट को अपने को यहाँ पे लेस करना है। एनसीआई शेयर ऑफ सब्सिडरी 1, एनसीआई शेयर ऑफ सब्सिडरी 1 ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी 2, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये लाइन तो मेरे को समझ में नहीं आई भैया, आप तो ये देख लो कैलकुलेट कैसे करते हैं। इन्वेस्टमेंट अमाउंट इन सब्सिडरी 2 शोन इन द असेट साइड ऑफ पेरेंट बैलेंस शीट ऑफ सब्सिडरी 1, सब्सिडरी 1 की बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी 2 दिखाई दे रहा होगा, ये मानते हो, हाँ मैं मानता हूँ, क्यों, क्योंकि जो सब्सिडरी 2 है वो सब्सिडरी 1 की सब्सिडरी है, हाँ, तो सब्सिडरी 1 की बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी 2 दिखाई दे रहा होगा, हाँ, इन्वेस्टमेंट, उस वाले इन्वेस्टमेंट के पोर्शन को इनटू किससे मल्टीप्लाई करना है, एनसीआई शेयर परसेंट, कौन सा एनसीआई ऑफ सब्सिडरी 1, ध्यान से, ध्यान से, ये क्या है, हमारा एक तरह का इंटरग्रुप आइटम है, आपस में इन्वेस्ट कर रखा है, तो जो एनसीआई पार्ट ने इन्वेस्ट करा उसको अपन एलिमिनेट कर रहे हैं इसमें, बस और कुछ नहीं कर रहे। समझ में आ गई बात। तो क्या करना है अपने को, इन्वेस्टमेंट अमाउंट इन सब्सिडरी 2 शोन इन द असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट ऑफ सब्सिडरी 1, भाई जो सब्सिडरी 1 की बैलेंस शीट है, सब्सिडरी 1 की जो बैलेंस शीट है, एक पेरेंट की सब्सिडरी S1, एक दूसरी सब्सिडरी S2, इस सब्सिडरी की बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट इन S2 दिखाई दे रहा होगा, मानते हो, हाँ, उस इन्वेस्टमेंट इन S2 इनटू एनसीआई परसेंटेज ऑफ S, ये पेरेंट S1 में कितना एनसीआई का परसेंट है उससे अपने को मल्टीप्लाई कर देना है। क्वेश्चन डिस्कस करा हुआ है, जरूर देख कर जाना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो। चलो, बाकी सब में कुछ डिफरेंस है नहीं, गुडविल में एक कैलकुलेशन में डिफरेंस आता है, बाकी सब सेम है इसमें,
ठीक है। कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी सब कुछ सेम है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के सारे पॉइंट सेम है। परचेज कंसिडरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ध्यान से। सब्सिडरी वन का परचेज कंसिडरेशन, इन्वेस्टमेंट अमाउंट इन सब्सिडरी वन बाय पेरेंट शोन इन द असेट साइड ऑफ पेरेंट बैलेंस शीट। और सब्सिडरी टू का परचेज कंसिडरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन्वेस्टमेंट अमाउंट इन सब्सिडरी टू बाय सब्सिडरी वन शोन इन द असेट साइड ऑफ सब्सिडरी वन इनटू पेरेंट कंपनी का शेयर इन सब्सिडरी वन। समझ में आ गया। इससे क्लियर मैं नहीं लिख सकता था एग्जाम के लिए, इससे क्लियर मैं नहीं लिख सकता था एग्जाम के लिए। कौन सा फिगर का कौन सा परसेंटेज उतारना है सब मैंने आपको इसमें लिख के बता दिया। क्या लेना है परचेज कंसिडरेशन में, सब्सिडरी वन का परचेज कंसिडरेशन, इन्वेस्टमेंट अमाउंट इन सब्सिडरी वन किसकी बैलेंस शीट में दिख रहा होगा, पेरेंट की बैलेंस शीट में दिख रहा होगा। पेरेंट की बैलेंस शीट में दिख रहा होगा इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी वन, हाँ। और सब्सिडरी वन की बैलेंस शीट में दिख रहा होगा इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी टू। तो सब्सिडरी वन का परचेज कंसिडरेशन कितना, इन्वेस्टमेंट अमाउंट इन सब्सिडरी वन बाय पेरेंट, जो पेरेंट की बैलेंस शीट में दिख रहा है इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी वन, वो क्या परचेज कंसिडरेशन है सब्सिडरी वन के लिए। सब्सिडरी टू के लिए क्या है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट इन सब्सिडरी टू, जो सब्सिडरी वन की बैलेंस शीट में दिख रहा होगा, इनटू पेरेंट कंपनी का शेयर इन सब्सिडरी वन। ध्यान से कौन सा लेना है, पेरेंट का शेयर लेना है, किस में, वन में, टू में नहीं, वन में, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम है जो अपन ने ऊपर नॉर्मल केस में पढ़ा था। आ जाओ, ये सब कुछ सेम, कुछ भी डिफरेंस नहीं है सब में। आ जाओ अपना अगला टॉपिक, एक्विजिशन ऑफ एडिशनल स्टेक इन सब्सिडरी। मान के चलो आज मेरे पास 60% का शेयर है, मैंने 10% और खरीद लिया, कितना हो गया मेरे पास, 70% हो गया। चलो, दिस मीन्स पेरेंट एक्वायर एडिशनल स्टेक इन सब्सिडरी आफ्टर ओरिजिनल एक्विजिशन। दिस मीन्स व्हेन पेरेंट एक्वायर मोर कंट्रोल देन एनसीआई विल रिड्यूस एट कैरिंग अमाउंट। एनसीआई रिड्यूस होगी, ऑब्वियसली एनसीआई रिड्यूस होगी। पहले मेरे पास 60% का शेयर था, एनसीआई 40 थी, मैंने 10% और ले लिया, 70 हो गया, एनसीआई कितना हो गया, 30 हो गया, एनसीआई कम हो गया। प्रॉफिट या लॉस ऑन एडिशनल एक्विजिशन कैसे निकालते हैं अपन, एसएफएस ऑफ पेरेंट, पेरेंट के एसएफएस में नो प्रॉफिट लॉस, ओनली परचेज एंट्री विल बी डन, यानी इन्वेस्टमेंट अमाउंट टू कैश। सीएफएस में इट विल बी ट्रांसफर टू कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी। कैसे, एनसीआई पोर्शन कम हो जाएगा। सबसे पहले तो एनसीआई का कैरिंग अमाउंट से अपन एनसीआई कम कर देंगे, कैश अपन ने पेमेंट करा एडिशनल एक्विजिशन करने के लिए, जो भी पीएनएल आया, जो भी प्रॉफिट लॉस आया, कहाँ जाएगा वो, कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी में जाएगा। ध्यान से, कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी यानी स्टेप 6 अपन कर रहे होंगे। नॉर्मली इसका पूरा का पूरा क्वेश्चन तो नहीं आता, नॉर्मली एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, तो अपन कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी में उसका पीएनएल डाल देंगे, ठीक है। ध्यान से, कैश में रिडक्शन होगा, एनसीआई में रिडक्शन होगा एट इट्स कैरिंग अमाउंट, एनसीआई कम हो जाएगी। चलो, यह था अपना परचेज ऑफ स्टेक। सेकंड आया अपना सेल ऑफ स्टेक, ऊपर परचेज करा, नीचे सेल। हियर द शेयर ऑफ पेरेंट इन सब्सिडरी इज रिड्यूस ड्यू टू सेल ऑफ शेयर बाय पेरेंट। पेरेंट क्या कर रही है, अपना सेल शेयर कर रही है। पहले मान लो 70% था, 10% सेल कर दिया, अब 60% हो गया। मान लो 70% था, 50% सेल कर, 20% बचा। ट्रीटमेंट इन एसएफएस, प्रपोर्शनेट कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट विल बी रिड्यूस। जितना इन्वेस्टमेंट करा था उसका जितना प्रपोर्शनेट बेच दिया, उसको हम प्रपोर्शनेट रिड्यूस कर देंगे, कुछ खास बात नहीं है। मेरे पास जितना इन्वेस्टमेंट था, मैंने कुछ उसमें से बेच दिया, प्रपोर्शनेट अमाउंट उसको कम कर दो, और जो भी गेन लॉस हुआ वो कहाँ डाल दो, पीएनएल में डाल दो, ठीक है। सीएफएस में क्या करेंगे, हमारे पास 4 केस होते हैं। सीएफएस में हमारे पास क्या होते हैं, 4 केस होते हैं। इफ़ कंट्रोल ऑफ पेरेंट इज नॉट लॉस्ट, मान लो पेरेंट के पास पहले 80% का स्टेक था, 10% बेच दिया, कितना बचा, 70% बचा, क्या कंट्रोल लॉस्ट हो गया, नहीं। अभी भी हमारे पास 50% से ज़्यादा एग्जिस्टिंग है, यानी कंट्रोल लॉस नहीं हुआ। सबसे पहले अपने को ये चेक करना होता है क्वेश्चन में कि क्या कंट्रोल लॉस्ट हुआ या कंट्रोल लॉस नहीं हुआ। इस केस में कंट्रोल लॉस नहीं हुआ। शेयर ऑफ एनसीआई विल इंक्रीज, कैसे, जब 80% स्टेक था मेरे पास, एनसीआई कितनी, 20% थी, 70% स्टेक है, अब कितनी है एनसीआई, अब 30% है, एनसीआई इंक्रीज हो गया, हाँ। कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट असेट्स ऑफ सब्सिडरी इंक्लूडिंग गुडविल विद व्हेन पेरेंट सोल्ड शेयर इनटू शेयर ऑफ सोल्ड बाय पेरेंट, इतने से क्या होगा, हमारी एनसीआई इंक्रीज हो जाएगी। गेन लॉस जो भी आएगा वो कहाँ चला जाएगा, कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी में चला जाएगा। एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट, मैंने सेल करा, मुझे पैसा मिला, कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी, बैलेंस शीट फिगर, एनसीआई कम हो जाएगा, एनसीआई इंक्रीज हो जाएगा। पहले 20% का था, अब 30% का हो जाएगा। तो जब इंक्रीज होता है एनसीआई, यानी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो क्या होगी, क्रेडिट होगी। अगर लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो क्या होती, डेबिट होती। समझ में आ गया बात, बिल्कुल। ये देखो, ये ऐसी चीज़ें हैं ना कि मैंने नोट्स में इतना क्लियरली लिख रखा है कि मैं आपको एक्स्ट्रा कुछ एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, और ये वीडियो में शॉर्टेस्ट पॉसिबल बनाना चाहता हूँ, जिससे आपके सारे के सारे एडजस्टमेंट इसमें कवर हो जाए, बस। इसलिए मैं आपको ज़्यादा इसमें नहीं समझा रहा हूँ, एग्जाम ओरिएंटेड है पूरा का पूरा, ध्यान से, ठीक है। एक बार आपने कंसोलिडेशन कर रखा है, ये मैं अज्यूम करके यहाँ पर आपको बता रहा हूँ सब कुछ, ठीक है, जिससे आपका सब कुछ एक बार रिवाइज हो जाए, बस। तो अपन क्या करेंगे, जो एनसीआई का शेयर इंक्रीज हो रहा है वो कैसे कैलकुलेट होगा, कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट असेट्स ऑफ सब्सिडरी इंक्लूडिंग गुडविल इनटू शेयर परसेंटेज सोल्ड, ध्यान से, क्या, सोल्ड बाय पेरेंट। ये मैंने यहाँ पे कम कर दिया, सॉरी बढ़ा दिया, बार बार कम कह दिया, पता नहीं क्यों कह रहा हूँ, बढ़ा दिया। पहले 20 था, अब 30 हो गया। कैश अकाउंट अपने को मिला, कैश जब अपन ने सेल करा, जो भी बैलेंस शीट वगैरह वो कहाँ चला जाएगा, कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी में।
अगर कंट्रोल लॉस्ट हो गया, मान लो 80% का था मेरे पास पहले, मैंने क्या कर दिया 50% भेज दिया, कितना बचा 30% बचा बस। 50% से जो मेरा स्टेक ज़्यादा होना चाहिए था वो कम हो गया 50%, यानी अब मेरा उसमें कंट्रोल नहीं बचा, कंट्रोल लॉस्ट हो गया मेरा। क्या करेंगे, डी रिकॉग्नाइज नेट असेट्स ऑफ सब्सिडरी इंक्लूडिंग गुडविल व्हेन पेरेंट असेट सोल्ड। डी रिकॉग्नाइज हो रहे हैं नेट असेट, इसका मतलब भैया क्रेडिट होंगे, हाँ ये देखो ये क्रेडिट कर दिए इंक्लूडिंग गुडविल। डी रिकॉग्नाइज कैरिंग अमाउंट ऑफ एनसीआई, एनसीआई भी डी रिकॉग्नाइज हो रहे हैं, हाँ डी रिकॉग्नाइज एनसीआई का मतलब लाइबिलिटी जा रही है, डेबिट होगी, डेबिट हो गई। इन्वेस्टमेंट स्टेक अगर कोई रिटेन्ड हुआ है, जैसे इस एग्जाम्पल में मैंने 50% भेज दिया था, तो मेरे पास कितना रिटेन था, 30% रिटेन था। किस पे दिखाऊंगा, फेयर वैल्यू पे। एक असेट रिटेन्ड हो रहा है मेरा, यानी कुछ इन्वेस्टमेंट रिटेन्ड हो रहा है, एक असेट रिटेन्ड हो रहा है, हाँ असेट रिकॉग्नाइज होगा, ये देखो मैं रिकॉग्नाइज कर दिया, सिंपल एंट्री। कोई भी गेन लॉस आएगा वो कहाँ जाएगा, पीएनएल में जाएगा, ध्यान रखना कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि अब मेरे पास उसका कंट्रोल ही नहीं बचा, तो काहे की मेरी सब्सिडरी, तो काहे के मेरे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो काहे की मेरी कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी, पीएनएल में जाएगा। किसका पीएनएल, पेरेंट का पीएनएल। चलो कहाँ चला जाएगा, पीएनएल में चला जाएगा। अब इस केस से रिलेटेड कुछ नोट्स, मैंने आपको बोला ऊपर कैरिंग अमाउंट ऑफ एनसीआई डी रिकॉग्नाइज कर दो। कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन कैरिंग अमाउंट ऑफ एनसीआई, अगर प्रोपोर्शनल शेयर ऑफ नेट असेट मेरिट से कैलकुलेट करा हुआ है, तो कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट असेट्स ऑफ सब्सिडरी व्हेन शेयर इज सोल्ड इनटू एनसीआई परसेंट। ध्यान से, कौन सी, ओरिजिनल, बिल्कुल ध्यान से, ओरिजिनल वाली एनसीआई, पहले सेल से पहले वाली एनसीआई कितनी थी, बिफोर सेल ऑफ शेयर। अगर फेयर वैल्यू मेथड से इंक्लूडिंग गुडविल, बाकी सब सेम, इंक्लूडिंग गुडविल बाकी सब सेम, फेयर वैल्यू मेथड मतलब फुल गुडविल, इंक्लूडिंग गुडविल, ध्यान से देख लेना, बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग गुडविल लेने नेट असेट्स, इंक्लूडिंग गुडविल, क्वेश्चन करे में अपन ने सारे, इंक्लूडिंग गुडविल इनटू एनसीआई परसेंट ओरिजिनल, वही सेम ऊपर वाला। तो इन दोनों में क्या फर्क है, यहाँ पे गुडविल नहीं लेनी, अगर क्वेश्चन में दी हुई गुडविल भी दे रखी, क्वेश्चन यहाँ पे गुडविल इंक्लूड मत करना। फेयर वैल्यू मेथड में इंक्लूडिंग गुडविल है, गुडविल इंक्लूड करना, बस इतना डिफरेंस है। बाकी जो जिस परसेंटेज से अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो तो सेम है, एनसीआई परसेंटेज बिफोर सेल वाला, ये एनसीआई सोल बिफोर सेल, बिफोर सेल, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पे इंक्लूडिंग गुडविल है, बस इतना ध्यान रख लेना। मैंने ऊपर आपको बोला कि जो इन्वेस्टमेंट रिटेन्ड पोर्शन है उसको फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करना। फेयर वैल्यू अगर क्वेश्चन में दे रखी हो तो कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट असेट्स इंक्लूडिंग गुडविल ऑफ सब्सिडरी व्हेन शेयर इज सोल्ड इनटू शेयर परसेंटेज रिटेन्ड, हमारे एग्जांपल के हिसाब से 30%। समझ में आ गई बात, बिल्कुल आ गई। अगर अपने को नहीं दे रखा हो क्वेश्चन में, दे रखा हो तो डायरेक्टली वही उठा लेना। एक क्वेश्चन अपन ने करा था उसमें दे रखा था और एक में अपन ने कैलकुलेट भी करा था। चलो, डीम्ड लॉस ऑफ कंट्रोल, केस 3, व्हेन कंट्रोल इज लॉस्ट बिकॉज ऑफ सब्सिडरी इशू न्यू शेयर्स टू अदर। भाई साहब मैंने कुछ बेचा नहीं, मैंने कुछ नहीं बेचा, ध्यान रखना, मैंने कुछ नहीं बेचा तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। सब्सिडरी ने क्या करा, एडिशनल शेयर इशू कर दिए अपनी खुद की कंपनी को, तो मेरा ऑटोमेटिकली स्टेक कम हो गया, या फिर कंट्रोल ऑफ की एक्टिविटीज आर शिफ्टेड, या फिर न्यू इन्वेस्टर बाय अ लार्ज स्टेक थ्रू स्टॉक मार्केट। बेसिकली क्या हुआ, मैंने खुद ने कुछ नहीं बेचा, मैंने सेल नहीं करा, लेकिन मेरा स्टेक फिर भी कम हो गया, मेरा लॉस फिर, मेरा कंट्रोल फिर भी लॉस्ट हो गया। मैंने कुछ नहीं करा, मेरे को कुछ पैसा नहीं मिला, बस। एंट्री किसके हिसाब से होगी, सेम एज केस टू, सेम एज केस टू, जो अपन ऊपर पढ़ा ना अभी, सेम बिल्कुल डिट्टो सेम के लिए सिमिलर केस टू। डिफरेंस कहाँ आएगा, सिर्फ डिफरेंस ये आएगा कि मेरे को कुछ पैसा नहीं मिला, यानी ये जो मैंने डेबिट कर रखा है ना कैश, ये नहीं आएगा, बस बाकी सब कुछ सेम, सब कुछ सेम। चलो केस 4, लॉस ऑफ कंट्रोल इज इन मोर देन और इक्वल टू 2 अरेंजमेंट्स या ट्रांजेक्शन, इट विल बी अकाउंटेड एज अ सिंगल, इसका भी अपन ने क्वेश्चन करा था, इट विल बी अकाउंटेड एज अ सिंगल ट्रांजेक्शन ऑफ सेल ऑफ पेरेंट शेयर इन सब्सिडरी, इट इफ एनी कंडीशन ऑफ फॉलोइंग आर सेटिस्फाइड देन अकाउंटिंग विल बी डन एज अ सिंगल ट्रांजेक्शन। इसके अपन ने आई थिंक एक दो क्वेश्चन करे थे, एक में या एक ही करा था जहाँ तक मेरे को ध्यान है, 55% और 25% कुछ सेल करा था उन्होंने, ऐसा कुछ था फिगर जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है। क्वेश्चन अपन ने सारे कर रखे हैं। चलो तो अपन क्या करेंगे, सेम एज केस टू अकाउंटिंग, सेम एज केस टू अकाउंटिंग, बिल्कुल सेम, बस डिफरेंस कहाँ आएगा, डिफरेंस कहाँ आएगा, हाँ डिफरेंस नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, कैश भी अपने को मिला था उसमें, हाँ मेरे को ध्यान आ गया, कैश भी अपने को मिलेगा इसमें, सॉरी, जैसे इसमें मैंने यहाँ पे लिखा हुआ नो कंसीडरेशन, इसमें तो कैश तो मिलेगा, तो सेम अकाउंटिंग होगी केस टू जैसे, बिल्कुल सेम अकाउंटिंग। तो बेसिकली हमारे इसमें आपको भी समझ में आ गई होगी बात कि ये दो केस कोई स्पेसिफिक केस नहीं है, दोनों में हो तो केस टू वाली लिए, यानी है कितने केस टोटल मिला के, सिर्फ 2। अगर कंट्रोल लॉस्ट नहीं हुआ, कंट्रोल लॉस्ट हुआ, बस इतना। ये बाकी के जो 2 केस हैं वो तो बेसिकली केस 2 से रिलेटेड हैं, स्टिल मैंने नोट्स में केस 3 और केस 4 डाल के लिख दिया, बस क्लैरिटी पर्पज़ के लिए। चलो अब अगर कंट्रोल लॉस्ट होता है, अगर इसका भी एक क्वेश्चन अपन ने करा था, है ना, अगर कंट्रोल लॉस्ट होता है और सामने वाली जो सब्सिडरी है, जो सामने वाली सब्सिडरी है उसकी बुक्स में कुछ ओसीआई के आइटम दिखाई दे रहे हैं, तो उस ओसीआई के आइटम को अपने को क्या करना होता है, रीक्लासीफाई करना होता है। कितना रीक्लासीफाई करना होता है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ पेरेंट का शेयर, सिर्फ पेरेंट का शेयर, सिर्फ पेरेंट का शेयर, सिर्फ पेरेंट का शेयर। सामने वाली सब्सिडरी के कुछ ओसीआई रिजर्व्स हैं, सामने वाली सब्सिडरी के, ध्यान से सुनो, सामने वाली सब्सिडरी के कुछ ओसीआई रिजर्व्स हैं। जब अपना कंट्रोल लॉस्ट हो रहा है,
ध्यान से, कौन सा केस है? सिर्फ कंट्रोल लॉस्ट वाला, यानी केस 2। जब हमारा कंट्रोल लॉस्ट हो रहा है तो अपने को क्या करना होता है, सामने वाली सब्सिडरी में अगर कुछ OCI के रिजर्व्स पड़े हुए हैं, अलग अलग इंडेस में अपन OCI के रिजर्व्स क्रिएट करते हैं, जिसकी टेबल मैंने नीचे बनाई है ना। उस OCI के रिजर्व का सिर्फ पेरेंट का शेयर अपने को क्या करना होता है, ट्रांसफ़र करना होता है। कहाँ ट्रांसफ़र करना होता है? जो अलग अलग इंडेस में बताया गया है उसके हिसाब से। ठीक है, चलो ये वाली टेबल आपको कब समझ में आएगी? जब आप बाकी के सारे इंडेस करके आए होंगे। अगर आप ये वाला इंडेस करो तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने बाकी के सारे इंडेस करे होंगे, ऑब्वियसली एक बार तो करे भी होंगे, है ना। चलो, इंडेस 16 जो हमारा रीवैल्यूएशन सरप्लस होता है वो अपन कहाँ डालते हैं? ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग। मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं आपको ये कह रहा हूँ, ध्यान से एक बार वापस सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ आपको। जब कंट्रोल लॉस्ट होता है, सामने वाली सब्सिडरी के OCI रिजर्व्स अपने को क्या करने हैं? ट्रांसफ़र करने हैं। कहाँ ट्रांसफ़र करने हैं? सेपरेट इंडेस में बताया गया है कि कहाँ ट्रांसफ़र होते हैं, जो अपन टेबल पढ़ रहे हैं। कितना ट्रांसफ़र करना है? सिर्फ पेरेंट का शेयर। कितना? सिर्फ पेरेंट का शेयर। क्या पूरा का पूरा ट्रांसफ़र कर दूँ? नहीं, सिर्फ पेरेंट का शेयर, सिर्फ पेरेंट का शेयर ट्रांसफ़र करना है। ध्यान रखना, कहाँ ट्रांसफ़र करना है वो अपन अब पढ़ के जा रहे हैं। बेसिकली एक बार मैं रीड कर देता हूँ उसको। अलग अलग इंडेस में अपने को सब कुछ सेपरेटली बताया गया, अपन ने सब कुछ सेपरेटली पढ़ा है। रीवैल्यूएशन सरप्लस इंडेस 16 का कहाँ जाता है? रिटेन अर्निंग में। एक्चुरियल गेन या लॉस, प्लान असेट, सीलिंग लॉस जो इंडेस 19 एम्प्लॉय बेनिफिट में अपन पढ़ते हैं, कहाँ जाता है? रिटेन अर्निंग में। FCTR गेन लॉस अराइजिंग फॉरेन ऑपरेशन इंडेस 21 में अपन पढ़ते हैं, कहाँ जाता है? PNL में। रीवैल्यूएशन सरप्लस इंडेस 38 का कहाँ जाता है? रिटेन अर्निंग में। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट अगर इररिवोकेबल चॉइस से मेजर हुए हैं FVT OCI बेसिस पे इंडेस 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, सारे क्वेश्चन कर रखे हैं अपन इसके भी, कहाँ जाता है? रिटेन अर्निंग में। डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है कोई जो FVT OCI बेसिस पे फॉलो करा हुआ है, कहाँ जाता है? PNL में। कैश फ्लो हेज रिजर्व कहाँ जाता है? PNL में। अगर कोई नॉन मॉनिटरी आइटम है जिसको अपन ने ट्रांसलेट करा हुआ है, फेयर वैल्यू चेंजेस अगर उसके हुए हैं तो कहाँ जाएगा वो? द OCI बैलेंस विल बी ट्रांसफर्ड अकॉर्डिंग टू द सोर्स वेयर द फेयर वैल्यू चेंजेस आर कम। अगर फेयर वैल्यू चेंजेस PNL में जाते हैं तो ये वाला OCI रिजर्व PNL में जाएगा। अगर वो OCI में जाते हैं तो कहाँ जाएगा? OCI में जाएगा। सेम फॉर द DTA डिटेल। एक आइटम का डिटेल अपन ने इंडेस 12 में पढ़ रखा है कि एक आइटम जिसके फेयर वैल्यू चेंजेस OCI में जाते हैं उसका DTA डिटेल भी OCI में रिकॉग्नाइज होता है। अगर DTA डिटेल OCI में रिकॉग्नाइज हो रहा है तो यानी OCI में एक अमाउंट पड़ा हुआ है, उस OCI के अमाउंट को ही तो अपन ट्रांसफर कर रहे हैं इस कंसेप्ट में। द OCI बैलेंस विल ऑल्सो बी चेक्ड इन द सेम वे एज प्रीवियस पॉइंट, यानी ये वाले पॉइंट दोनों सिमिलर हैं। जहाँ पर उसके फेयर वैल्यू चेंजेस जाएंगे वहीं उसका OCI जाएगा, बस सिंपल ऐसा, ये समझ लो आप बस। अगर वो रिटेन अर्निंग में जाते हैं रिटेन अर्निंग, अगर वो PNL में जाते हैं तो PNL। ठीक है, समझ में आ गई बात। हाँ, इसका भी एक क्वेश्चन अपन ने करा था। उस क्वेश्चन में अपन ने क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा था, उसमें मेरे को ध्यान आ रहा है ये भी, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ मुझे ध्यान आ रहा है कि उसमें अपने को टोटल OCI बैलेंस भी दे रखा था और अपने को उसमें फेयर वैल्यू चेंजेस का एक अमाउंट दे रखा था, अपने को OCI का अमाउंट दे रखा था हर लाइन में। मैंने आपको उसमें कहा भी था फेयर वैल्यू चेंजेस पे फोकस मत करना, OCI रिजर्व के अमाउंट पे फोकस करना। समझ में आ गया। मैं आपको वापस बताऊं कि अपन ने इसमें क्या पढ़ा। अपन ने इसमें ये पढ़ा कि सब्सिडरी की बुक्स में OCI के रिजर्व्स दिखाई दे रहे हैं। क्या दिखाई दे रहे हैं? OCI के रिजर्व्स। क्या आपको ये बात पता है कि जो OCI होता है उसको अपने को या तो PNL में या रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करना होता है? पता है? हाँ, मैंने अलग अलग इंडेस में पढ़ा है, मुझे पता है बिल्कुल। तो यानी जो सब्सिडरी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो OCI के रिजर्व पड़े होंगे उनको भी तो अपने को कहीं ना कहीं डालना होगा। जब अपन ने कब करा? सिर्फ अपन ने कब करना है, अपने को एडजस्टमेंट कब करना है? जब अपना कंट्रोल लॉस्ट हो रहा है। ध्यान से, अगर कंट्रोल लॉस्ट नहीं हो रहा है कुछ मत करना, कोई एडजस्टमेंट करके मत आना। अगर कंट्रोल लॉस्ट का क्वेश्चन है तो ये एडजस्टमेंट होगा। सामने वाली सब्सिडरी के OCI रिजर्व कितना? सिर्फ पेरेंट का शेयर परसेंटेज। कहाँ ट्रांसफर होंगे? PNL या रिटेन अर्निंग में एज पर सेपरेट इंडेस, जो अपन ने अभी अभी पढ़ लिया। नेक्स्ट कंसेप्ट, अकाउंटिंग फॉर चेंज इन इन्वेस्टमेंट एंटिटी स्टेटस। इन्वेस्टमेंट एंटिटी क्या होती है? एन इन्वेस्टमेंट एंटिटी इज एन एंटिटी दैट ऑब्टेन फंड्स टू प्रोवाइड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज एंड कमिट्स टू इट्स इन्वेस्टर फॉर रिटर्न ऑन द इन्वेस्ट। बेसिकली इन्वेस्टर से पैसे लेती है, उनको जगह जगह इन्वेस्ट करती हैं, कमिट करती हैं सामने वाले को कि हम आपको पैसे रिटर्न करेंगे, आपको आपके पैसे पे रिटर्न देंगे। फॉर कंसोलिडेशन, इफ इन्वेस्टमेंट एंटिटी हैज एनी ऑफ इट्स सब्सिडरीज देन कंसोलिडेशन विल नॉट बी डन एंड मेजरमेंट विल बी मेजरमेंट ऑफ दो सब्सिडरी विल बी डन एज पर FVTPL मेथड। अगर इन्वेस्टमेंट एंटिटी कोई सब्सिडरी है तो उसका मेजरमेंट किस पे होगा? ध्यान से, FVTPL मेथड से होगा, उसको कंसोलिडेट नहीं किया जाएगा। केस 1, व्हेन एंटिटी सीजेस टू बी एन इन्वेस्टमेंट कंपनी, मतलब अभी तक इन्वेस्टमेंट एंटिटी थी अब नहीं है। क्या मतलब? अभी तक थी अब नहीं है। सेकंड केस क्या है? अभी तक नहीं थी अब है। केस 1 क्या है? अभी तक थी अब नहीं है। इन्वेस्टमेंट एंटिटी सीजेस टू बी एन इन्वेस्टमेंट एंटिटी, क्या करेंगे अपन? इंडेस 103 अप्लाई करेंगे। फेयर वैल्यू, भाई अगर अभी तक इन्वेस्टमेंट एंटिटी थी तो सामने वाली सब्सिडरीज को फेयर वैल्यू पे मेजर कर रही होगी। या अब ये भी ऊपर अपन ने पढ़ा, फेयर वैल्यू मेथड से मेजर करना है। यानी इन्वेस्टमेंट एंटिटी की बुक्स में जितनी भी उसकी सब्सिडरीज होंगी वो FVTPL मेथड के हिसाब से फेयर वैल्यू पे दिखाई दे रही होंगी। यानी उसका जो फेयर वैल्यू है, यानी उसका बेसिकली कैरिंग अमाउंट ऑन डेट ऑफ सीज विल बी कंसीडर्ड एज डीम्ड कंसीडरेशन। किससे? इंडेस 103 के हिसाब से।
कैलकुलेट कैसे करेंगे अपन, गुडविल या गेन ऑन बार्गेन परचेज अपन इसमें कैलकुलेट करेंगे। दोनों के अपन एक एक क्वेश्चन करे थे। कैसे, डीम्ड कंसीडरेशन, फेयर वैल्यू, एड एनसीआई एग्जिस्टिंग ऑन डेट ऑफ स्टेटस चेंज, स्टेटस डेट पे जो एनसीआई की एग्जिस्ट कर रही है वो ऐड, लेस आइडेंटिफाइबल नेट असेट्स, इंडेस 103 वाले। इंडेस 103 में अपन क्या करते हैं, आइडेंटिफाइबल नेट असेट्स निकालते हैं, फेयर वैल्यू पे टेक ओवर करते हैं। ध्यान है, अपने इंडेस 103 करा हुआ होगा, पता होगा क्या आ जाएगा हमारे पास, गुडविल या गेन ऑन बार्गेन परचेज। दो क्वेश्चन थे इसके सिंपल से, उसी में से देख करके मैंने एक कंसेप्ट आपके लिए बनाया है। ठीक है, तो जब भी इन्वेस्टमेंट एंटिटी सीज करती है, यानी अभी तक इन्वेस्टमेंट एंटिटी थी, अब नहीं थी, अब नहीं है सॉरी, तो जब तक वो इन्वेस्टमेंट एंटिटी थी तब तक वो क्या कर रही होगी, अपने सारे के सारे सब्सिडरीज को फेयर वैल्यू मेजर कर रही होगी। यानी उसकी जो बुक्स में बेसिकली उसकी सारी सब्सिडरीज किस पे दिखाई दे रही होंगी, उसकी कैरिंग अमाउंट क्या होगी, फेयर वैल्यू होगी। तो अपने को क्या करना है, जब अपन वो सीज हो जाएगी तो अपन क्या करेंगे, गुडविल या गेन ऑन बार्गेन परचेज कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, डीम्ड कंसीडरेशन हमारी फेयर वैल्यू, एड एनसीआई एग्जिस्टिंग ऑन डेट ऑफ स्टेटस चेंज, लेस आइडेंटिफाइबल नेट असेट्स, इंडेस 103 वाले हमारे पास आ जाएगी गुडविल या फिर गेन ऑन बार्गेन परचेज, अगर ये फिगर नेगेटिव आया तो। व्हेन एंटिटी बिकम्स एन इन्वेस्टमेंट एंटिटी, भाई अभी तक नहीं थी अब है, क्या अभी तक नहीं थी अब है, क्या करेंगे, व्हेन एंटिटी बिकम्स एन इन्वेस्टमेंट एंटिटी इट विल सीज टू कंसोलिडेट ऑल द सब्सिडरीज, एंटिटी विल डू अकाउंटिंग एज पर सिमिलर टू केस 2, ध्यान से, केस 2 ऑफ सेल ऑफ शेयर, यानी कंट्रोल जब लॉस्ट हो जाता है, ये बहुत फेमस केस है, जगह जगह आता है। क्या करेंगे, डी रिकॉग्नाइज नेट असेट्स ऑफ सब्सिडरी इंक्लूडिंग गुडविल, डी रिकॉग्नाइज कैरिंग अमाउंट ऑफ एनसीआई, रिकॉग्नाइज इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी एट फेयर वैल्यू। भाई अब मैं इन्वेस्टमेंट एंटिटी बन गई तो अब मैं सामने वाली सब्सिडीज को किस पे वैल्यू करूंगी, फेयर वैल्यू पे, मैं एफपीटीपीए मेथड से वैल्यू करूंगी। एनी गेन लॉस कहाँ चला जाएगा, पीएनएल में चला जाएगा। दोनों के सेपरेट क्वेश्चन अपन ने कर रखे हैं। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट इंडेस, इंडेस 111, जॉइंट अरेंजमेंट्स। क्या होता है जॉइंट अरेंजमेंट, जब दो या दो से पार्टी एक बिजनेस खड़ी करते हैं जॉइंट कंट्रोल में। The parties are bound by the contractual agreement and contractual agreement gives two or more those parties the joint control। contractual agreement में लिखा हुआ होता है किसका कितना कंट्रोल है। टाइप्स, दो चीज, जॉइंट ऑपरेशन और जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर की अकाउंटिंग अपन कहाँ करते हैं, इंडेस 28 में करते हैं। जॉइंट ऑपरेशन क्या होता है, हियर पार्टीज हैव राइट टू द असेट्स एंड ऑब्लिगेशन फॉर द लायबिलिटीज। पार्टीज का मतलब जॉइंट ऑपरेटर्स। इट इज नॉट स्ट्रक्चर्ड, ध्यान से, इट इज नॉट स्ट्रक्चर्ड थ्रू अ सेपरेट व्हीकल और सेपरेट एंटिटी। इसका नोट है बहुत इंपॉर्टेंट, अपन नीचे पढ़ेंगे। Every joint operator shall account for the assets and liabilities, income and expenses related to each joint operator interest in accordance with separate index as applicable to those assets and liabilities। मतलब हर एक जॉइंट ऑपरेटर अपने खुद के इंटरेस्ट को अकाउंट करेगा बस। यानी हर एक जॉइंट ऑपरेटर जब अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएगा, जब हर एक जॉइंट ऑपरेटर अपनी अकाउंटिंग करेगा, वो सिर्फ खुद का शेयर ही उसमें अकाउंटिंग करेगा। मान के चलो दो जॉइंट ऑपरेटर हैं 50-50% शेयर के, दोनों जॉइंट ऑपरेटर के पास असेट्स का 50% है और लायबिलिटी का 50% है। यानी एक मान लो जॉइंट ऑपरेटर है रोहन, दूसरा जॉइंट ऑपरेटर है रोहित। जब रोहन यानी मैं मेरी बुक्स बनाऊंगा तब मैं 50% असेट ले लूँगा, 50% लायबिलिटीज ले लूँगा। जब रोहित बनाएगा वो क्या करेगा, 50% बुक असेट ले लेगा, 50% लायबिलिटी ले लेगा। इसमें अपन ने दो केस पढ़े थे सेल परचेज का, यानी मैं एज अ जॉइंट ऑपरेटर जॉइंट ऑपरेशन को कुछ दे रहा हूँ, या मैं एज अ जॉइंट ऑपरेटर जॉइंट ऑपरेशन से कुछ ले रहा हूँ। केस 1, सेल ऑफ असेट और कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट टू द जॉइंट ऑपरेशन बाय द जॉइंट ऑपरेटर। यानी रोहन मान लो आर करके क्या है, एक जॉइंट ऑपरेशन है, एक रोहन है एक रोहित है। सेल ऑफ असेट और कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट टू जॉइंट ऑपरेशन बाय जॉइंट ऑपरेशन, यानी मैं जो रोहन हूँ, मैं आर लिमिटेड को जो मेरा वो है जॉइंट ऑपरेशन है उसको मैं कुछ असेट दे रहा हूँ। क्या करूँगा मैं सेल कर रहा हूँ। द कंसर्न्ड जॉइंट ऑपरेटर यानी रोहन विल रिकॉग्नाइज अमाउंट ऑफ सेल एंड राइट ऑफ असेट्स होल्ड ओनली अप टू एक्सटेंट ऑफ अदर पार्टी शेयर। ध्यान से, अदर पार्टीज, दूसरी पार्टी का शेयर कितना बचा है, 50%, मेरा 50% है, दूसरी पार्टी रोहित का कितना है, 50%। मैंने दिया बैंक, मेरे पास पैसा आया, कितना लिखूंगा मैं, अमाउंट ऑफ सेल इंटू अदर पार्टीज का शेयर, यानी 50% सिर्फ, पूरा नहीं, सिर्फ 50%। अदर पार्टीज मतलब इसको मैं, चलो इसको ऐसे लिख देते हैं आपको क्लैरिटी पर, दो में तो दोनों का 50%, मान लो आर, तीसरा एक और आदमी है राहुल, मान लो रोहन रोहित राहुल, तो तीनों का कितना परसेंट हुआ, 33.33% हुआ। हाँ, तो अदर पार्टीज का शेयर कितना है आप ये बताओ। अब मेरा 33.33, अदर का कितना है 33.33 प्लस 33.33, 66.66। तो यानी जो मैं बैंक में मेरी सेल रिकॉग्नाइज करूँगा कितने परसेंट करूँगा, 66.66% से मेरी बुक्स में मैं रिकॉग्नाइज करूँगा, रोहन अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज करेगा अदर पार्टी शेयर जितना। पीएनएल प्रॉफिट लॉस टू असेट, मेरी बुक से असेट चला गया, कितना, सिर्फ अदर पार्टीज का इंटरेस्ट पर, सिर्फ अदर पार्टीज का इंटरेस्ट परसेंटेज। सेम फॉर द परचेज, मैंने कुछ असेट खरीदा, कितना लिखूंगा, सिर्फ अदर पार्टीज का इंटरेस्ट, यानी 66.66%, मेरा खुद का नहीं, सिर्फ बचा हुआ अदर पार्टीज का। बैंक से पैसा गया, कितना, अदर पार्टीज का इंटरेस्ट। तो जब एक जॉइंट ऑपरेटर मैनी रोहन अपनी बुक्स में अकाउंटिंग करेगा तो पहली बात तो क्या करेगा, सिर्फ अपने खुद की असेट्स लायबिलिटीज रिकॉग्नाइज करेगा, यानी 33.33%। कोई असेट सेल परचेज करेगा अगर वो सेल कर रहा है, सामने वाले को दे रहा है, तो कितने का रिकॉग्नाइज करेगा, अदर पार्टीज के इंटरेस्ट इतना, अदर पार्टीज कितना, बची हुई पार्टीज, मेरा तो 33.33 है साहब, तो रिमेनिंग कितना हुआ अदर पार्टीज का, कितना हुआ 100 माइनस 33.33,
66.66%। समझ में आ गई? हाँ आ गई। चलो दूसरा जॉइंट वेंचर। यहाँ पर क्या होता है, जैसे ऊपर दोनों जॉइंट ऑपरेटर के अलग अलग अपने अपने राइट्स ऑब्लिगेशन होते हैं, यहाँ पे क्या होता है, पार्टीज हैव राइट टू नेट असेट्स। पार्टी से किसमें? नेट असेट्स पे राइट होता है, अलग अलग नहीं होता, नेट असेट्स पे होता है। इट इज स्ट्रक्चर थ्रू अ सेपरेट व्हीकल, सेपरेट एंटिटी। एसएफएस में क्या होता है, जॉइंट ऑपरेटर विल अकाउंट एज पर इंडेक्स 27, एंड सीएफएस में क्या होता है, इंडेक्स 28 के हिसाब से। इंडेक्स 28 अपन आगे बढ़ेंगे, ये रहा इंडेक्स 28, यहाँ से अपन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अकाउंटिंग बाय एंटिटी हु इज पार्टी टू द जॉइंट वेंचर एंड डज नॉट हैव जॉइंट कंट्रोल। ये पॉइंट इतना रेलिवेंट नहीं है कुछ खास, लेकिन एक बार पढ़ लो बस। अकाउंटिंग बाय एंटिटी हु इज पार्टी टू द जॉइंट वेंचर बट डज नॉट हैव जॉइंट कंट्रोल इफ एंटिटी हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन द जॉइंट वेंचर। अगर उस एंटिटी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, क्या करेगी वो, एसएफएस और सीएफएस बनाएगी, जैसे अपन ने ऊपर समझा। अगर नहीं है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, वो क्या करेगी, इंडेक्स 109 के हिसाब से अकाउंटिंग कर देगी, ठीक है, ठीक है। चलो नोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इसको ध्यान से समझना, इसको ध्यान से समझना। क्या लिखा है, सेपरेट व्हीकल ऑलवेज डज नॉट मीन दैट इट इज़ अ जॉइंट वेंचर। मैंने क्या बताया आपको, ऊपर मैंने लिखा दोनों हेडिंग्स में कि भाई साहब जब सेपरेट व्हीकल के थ्रू बिजनेस नहीं होता है, वो क्या होता है, जॉइंट ऑपरेशन। अगर सेपरेट व्हीकल के थ्रू बिजनेस ऑपरेशन होता है तो बिजनेस होता है तो क्या होता है, जॉइंट वेंचर। ये अपन ने ऊपर पढ़ा। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, इट इज स्ट्रक्चर थ्रू अ सेपरेट व्हीकल, एंड ऊपर मैंने लिखा था जॉइंट वेंचर में इट इज नॉट स्ट्रक्चर थ्रू अ सेपरेट व्हीकल। लेकिन ध्यान से, लेकिन अपने को सिर्फ ये फोकस नहीं करना है कि सेपरेट व्हीकल है या नहीं, यानी सेपरेट व्हीकल ऑलवेज डज नॉट मीन दैट इट इज अ जॉइंट वेंचर। वी हैव टू चेक सब्सटेंस ऑफ द अरेंजमेंट, दैट इज राइट्स एंड ऑब्लिगेशन टू द लाइबिलिटीज। अगर राइट टू असेट एंड ऑब्लिगेशन टू लाइबिलिटीज है अलग अलग, तो क्या होगा, जॉइंट ऑपरेशन होगा। भले ही वहाँ पे सेपरेट एंटिटी बनी हुई है, लेकिन वो क्या होगा, जॉइंट ऑपरेशन होगा। और अगर राइट टू नेट असेट्स है, वो क्या होगा, जॉइंट वेंचर होगा। यानी बेसिकली अपने को सेपरेट व्हीकल है या नहीं है, ये बेसिस ऑफ डिसीजन नहीं हो सकता कि इस जॉइंट ऑपरेशन है या जॉइंट वेंचर है। बस ये मैं आपको इसमें बताना चाह रहा हूँ। आपको उसका सब्सटेंस देखना है, क्या उसमें जो पार्टीज़ हैं, जो पार्टीज उसमें डील कर रही हैं, क्या उनका सेपरेट राइट्स एंड ऑब्लिगेशन है टू असेट्स एंड लायबिलिटीज। हाँ, अगर ऐसा है, ये सब्सटेंस है अगर उसका, वो क्या हो जाएगा, जॉइंट ऑपरेशन। अदरवाइज क्या हो जाएगा, वो जॉइंट वेंचर हो जाएगा। ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको पढ़ना। इसी बेसिस पे अपन ने क्वेश्चन सॉल्व करे थे, इसी बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व किस पे होंगे, सब्सटेंस के बेसिस पे, एग्रीमेंट के। क्या हो रहा है, राइट टू नेट असेट्स है या राइट टू सेपरेट असेट्स है। बस सेपरेट असेट्स है, भले ही उसमें सेपरेट व्हीकल एग्जिस्ट करिए, कोई मतलब नहीं है, वो जॉइंट ऑपरेशन नहीं होगा। राइट टू नेट असेट्स है तो क्या हो जाएगा, जॉइंट वेंचर हो जाएगा। आ जाओ, इंडेक्स 28, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट या जॉइंट वेंचर। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट जॉइंट वेंचर का एक ही इंडेक्स है 28 का। एसोसिएट कंपनी क्या होती है, एसोसिएट कंपनी, कंपनी ए इन्वेस्ट इन 20% और मोर एंड लेस देन और इक्वल टू 50% और इक्वल टू 50% ऑफ दी, यानी 20% और उससे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रखा है, लेकिन लेस देन 50%, वो क्या है, सामने वाली हमारी क्या बन जाएगी, सामने वाली हमारी क्या बन जाएगी, एसोसिएट बन जाएगी। हम कौन है, इन्वेस्टर है। कंपनी ए क्या है, इन्वेस्टर है। कंपनी बी क्या है, उसकी इन्वेस्टी है, यानी एसोसिएट है। कंपनी बी क्या है, एसोसिएट है। की समझ में आ गई बात? हाँ आ गई। कैसे देखते हैं, मोर देन इक्वल टू 20%, 20% और मोर, बट लेस देन 50% और इक्वल टू 50%। मोर देन इक्वल टू 20%, लेस देन इक्वल टू 50% ज़्यादा हो गया तो अरे सब्सिडरी बन जाएगी, कंट्रोल आ जाएगा, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे। चलो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ सब्सिडरी इन एसोसिएट बुक्स कैसे करेंगे अपन, किसमें अपन अकाउंटिंग किसकी बुक्स में करते हैं, ध्यान से सारी की सारी अकाउंटिंग जो अपन इस इंडेक्स में आगे पढ़ने वाले हो किसकी बुक्स में होती है, इन्वेस्टर की बुक्स में होती है। क्लैरिटी से ध्यान रख लेना, इसमें कंफ्यूजन आ सकता है कि भाई साहब किसकी बुक्स में अपन अकाउंटिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टर की बुक्स में अकाउंटिंग कर रहे हैं। इन्वेस्टर प्रिपेयर करेगा इंडेक्स 27 के हिसाब से, एसएफएस और सीएफएस इंडेक्स 28 के हिसाब से। चलो, इक्विटी मेथड क्या है, सिंस द इन्वेस्टमेंट इज बिटवीन 20% टू 50%, दस फॉर बोथ एसोसिएट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, since the investment is between 20% to 50% for both associate and joint venture accounting assets, joint venture accounting assets and liabilities will not be taken over and any inter-party dealings will not be cancelled out. We will pass some general entries. भाई साहब, ये हमारी कोई सामने वाली सब्सिडरी नहीं है, अपन उसके असेट लाइबिलिटी टेक ओवर नहीं कर रहे हैं। बैलेंस शीट बनाते वक्त अपन असेट लाइबिलिटी ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट या जॉइंट वेंचर अपन बैलेंस शीट बनाते वक्त दिखाएंगे। यानी मान लो कि एक रोहन लिमिटेड है, वो इन्वेस्टर है, सामने एक समीर लिमिटेड है, वो कौन है, उसकी एसोसिएट है। यानी अगर रोहन लिमिटेड ने समीर लिमिटेड में इन्वेस्ट करा तो क्या दिखाएगा, इन्वेस्टमेंट इन समीर लिमिटेड। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट कहाँ दिखाएगा, वो अपनी बैलेंस शीट में दिखाएगा। बस वो समीर लिमिटेड की असेट लाइबिलिटी को खुद की असेट लाइबिलिटी के साथ ऐड नहीं करेगा, वो कंसोलिडेशन नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है कंसोलिडेशन, क्योंकि 50% से लेस का स्टेक है, मेरे पास कंट्रोल ही नहीं है, मैं कंसोलिडेशन कैसे कर सकता हूँ। समझ में आ गई बात? बिल्कुल। चलो, इनिशियल एंट्री टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट, मैंने सामने वाली में कुछ इन्वेस्टमेंट करा तो मैंने कुछ खरीदा होगा उससे, मैं कैश टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट दिखा दूंगा, टू बैंक मेरी असेट साइड पर आ जाएगा।
सामने वाले को कुछ प्रॉफिट लॉस हुआ, उसको मेरे को मेरा शेयर रिकॉग्नाइज करना है, क्या करूँगा, मेरा इन्वेस्टमेंट इन असेट बढ़ जाएगा, मेरा असेट इंक्रीज हो जाएगा कितने से, और मेरा पीएनएल अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा। भाई सामने वाली एसोसिएट को समीर लिमिटेड को कुछ प्रॉफिट हुआ, उसका पार्ट मैंने ले लिया। समीर लिमिटेड जो प्रॉफिट सॉरी यहाँ पे लॉस आएगा, लॉस इंकर्ड क्या होगा, मैं मेरा शेयर ऑफ लॉस ले लूँगा। समझ में आ गई बात। चलो सेम विद द ओसीआई का प्रॉफिट है बढ़ जाएगा, ओसीआई का लॉस है कम हो जाएगा। सिंपल, एक असेट कम हो रहा है लॉस से, एक असेट बढ़ रहा है प्रॉफिट से। अगर सामने वाले ने कुछ डिस्ट्रीब्यूट करा, डिस्ट्रीब्यूशन रिसीव्ड फ्रॉम एसोसिएट या जॉइंट वेंचर विल बी रिकॉग्नाइज अप टू इन्वेस्टर शेयर परसेंटेज। सामने वाले ने वो डिस्ट्रीब्यूट करा तो उससे मेरा इन्वेस्टमेंट में रिकवरी हो रही है इन्वेस्टमेंट की, यानी मेरा इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट जॉइंट वेंचर कम है। इसको कुछ नहीं है, देखो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट जॉइंट वेंचर जो है उसको सिंपल असेट की तरह देखो बस। सामने वाले से प्रॉफिट मिला, असेट इंक्रीज, सामने वाले से लॉस इंकर करना पड़ा, असेट डिक्रीज। सामने वाले ने कुछ मेरे को दे दिया, मेरे को उस असेट की रिकवरी हुई, लेस डिक्रीज। ये लेस क्यों, इंडेक्स 109 पढ़ा है आपने, हाँ पढ़ा है। जो फाइनेंशियल एसेट होता है उसके पैसे अगर अपने को मिल रहे हैं, मैंने कुछ लोन सामने मैंने किसी चीज़ में इन्वेस्ट करा, उससे मेरे को इंटरेस्ट आया, मैं क्या करता, लेस करता था इंटरेस्ट रिसीव्ड, और मेरा क्लोजिंग बैलेंस निकल के आता था। बस वही है, सामने वाले से मुझे कुछ मिल रहा है, मेरी इन्वेस्टमेंट की रिकवरी हो रही है, मैं लेस कर रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट जॉइंट वेंचर लेस। क्वेश्चंस करना, इसके प्रैक्टिस करना बहुत अच्छे से, प्लेलिस्ट पड़ी हुई है यूट्यूब पर, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी आपके वहाँ पे। चलो गुडविल या कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट कर रहे थे, कैसे करेंगे, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट और कंसिडरेशन गिवन इनिशियल वाला लेस इन्वेस्टर शेयर इन द फेयर वैल्यू ऑफ नेट असेट्स। सामने वाले की जो एसोसिएट के जो हमारे उसके जो नेट असेट्स की फेयर वैल्यू, उसमें हमारा शेयर, फेयर वैल्यू ऑफ नेट असेट्स का इनटू इन्वेस्टर का शेयर, हमारे पास रिजल्टिंग फिगर आ गया। अगर पॉजिटिव है तो क्या है गुडविल, नेगेटिव है तो क्या है कैपिटल रिजर्व। ध्यान से, अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर गुडविल कैलकुलेट, अगर गुडविल आई तो गुडविल इज इंक्लूडेड इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, सो नो एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल इज टू बी डन, दिस गुडविल विल कैन नॉट बी अमोर्टाइज्ड। अगर यहाँ पे गुडविल निकल के आई ना, तो जो हमारा कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है ना ऊपर जो अपन बैलेंस शीट में दिखा रहे हैं, उसमें ऑलरेडी ये गुडविल इंक्लूडेड है। अलग से कुछ मत करना, गुडविल कैलकुलेट हुई, कैलकुलेट करके छोड़ दो, इग्नोर कर दो गुडविल को, सिंपल। लेकिन अगर कैपिटल रिजर्व आया, कैपिटल रिजर्व को अपने को क्या करना है, रिकॉग्नाइज करना है। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट जॉइंट वेंचर टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व क्या है, इक्विटी पार्ट है, इक्विटी में रिकॉग्नाइज होगा। कैपिटल रिजर्व क्या हमारी लाइबिलिटी होती है, भाई रिजर्व्स कहाँ पे दिखाई देता है, बेसिकली लाइबिलिटी साइड पे रिकॉग्नाइज होता है। जहाँ कुछ समझ में नहीं है ना 11th क्लास में चल जाया करो, सबको समझ में आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट एसोसिएट जॉइंट वेंचर क्या, मैंने बोला असेट है, प्रॉफिट मिला इंक्रीज, लॉस मिला डिक्रीज, खत्म। कैपिटल रिजर्व क्या है, रिजर्व्स कहाँ दिखाई देते, कहाँ दिखाते थे अपन रिजर्व्स, ध्यान से, लाइबिलिटी साइड। इन्वेस्टमेंट एसोसिएट जॉइंट वेंचर टू कैपिटल रिजर्व, ये एंट्री करके आ जाना। अगर कैपिटल रिजर्व आया यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे कैपिटल रिजर्व आया तो गुडविल आया तो इग्नोर, खत्म, कैलकुलेट करके छोड़, वो ऑलरेडी इंक्लूडेड इन्वेस्टमेंट अमाउंट में, उसको अलग से कुछ नहीं करना। चलो अनरियलाइज प्रॉफिट का एडजस्टमेंट देख लेते हैं, कितना, सिर्फ इन्वेस्टर का शेयर, बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है, सिर्फ इन्वेस्टर का शेयर। चेक वेदर ट्रांजेक्शन इज अपस्ट्रीम, इन अपस्ट्रीम में अपन अपस्ट्रीम में क्या पढ़ा है अपन ने, अप, नीचे से ऊपर, अप की तरफ, नीचे से ऊपर जा रहे हैं। नीचे कौन है यहाँ पे, भाई सामने वाला, मैंने इन्वेस्टर, जो इन्वेस्ट करता है वो बड़ा होता है, भाई जो इन्वेस्ट करता है बड़ा होता है। मेरे पास पैसा है, मैंने इन्वेस्ट करा, मैं इन्वेस्टर हूँ, मैं बड़ा हूँ। छोटा कौन हुआ, अगर मैं बड़ा हुआ तो छोटा कौन, सामने वाला एसोसिएट। अपस्ट्रीम मतलब छोटे से बड़ा, एसोसिएट जॉइंट वेंचर सोल्ड टू इन्वेस्टर। डाउनस्ट्रीम मतलब बड़े से छोटा, इन्वेस्टर सोल्ड टू एसोसिएट जॉइंट वेंचर। अनरियलाइज गेन सेम, सेल माइनस कॉस्ट, एडजस्टमेंट एंट्री कर लेते हैं। अगर अपस्ट्रीम है, अपस्ट्रीम में मतलब एसोसिएट या जॉइंट वेंचर ने इन्वेस्टर को दिया, प्रॉफिट किसको हुआ, एसोसिएट जॉइंट वेंचर को हुआ। शेयर इन प्रॉफिट या लॉस ऑफ एसोसिएट जॉइंट वेंचर टू असेट। डाउनस्ट्रीम है पीएनएल ऑफ इन्वेस्टर, डाउनस्ट्रीम मतलब बड़े से छोटा, सॉरी अपस्ट्रीम मैंने यहाँ पे उल्टा बोल दिया। अपस्ट्रीम का मतलब छोटे से बड़ा, यानी प्रॉफिट किसका हुआ, सामने वाली एसोसिएट का हुआ, यानी उसके प्रॉफिट का पार्ट अपन कम कर रहे हैं। तभी तो देखो अपन यहाँ पे अपना शेयर कम कर रहे हैं, यहाँ पे शेयर इन प्रॉफिट और शेयर ऑन प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट या जॉइंट वेंचर, भाई अपन अनरियलाइज प्रॉफिट को एलिमिनेट कर रहे हैं, सामने वाले का प्रॉफिट। अपस्ट्रीम ट्रांजेक्शन मतलब सामने वाले ने मुझे बेचा, छोटे से बड़ा, छोटा कौन है यहाँ पे, एसोसिएट जॉइंट वेंचर, सामने वाली ने मुझे बेचा, मेरी बुक्स, इन्वेस्टर की बुक्स में बना रहा हूँ, तो इन्वेस्टमेंट की बुक्स में मेरा शेयर लूंगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट, सामने वाले का प्रॉफिट अपन कम कर रहे हैं, तो शेयर इन प्रॉफिट टू असेट। समझ में आ गई। डाउनस्ट्रीम ट्रांजेक्शन पीएनएल, मैंने बेचा, मेरे को प्रॉफिट हुआ, डाउनस्ट्रीम मतलब बड़े से छोटा, मैंने बेचा सामने वाले को, सो इन्वेस्टर ने बेचा, यानी मेरे पीएनएल में इफेक्ट आएगा, पीएनएल ऑफ इन्वेस्टर टू इन्वेस्टमेंट एसोसिएट या जॉइंट वेंचर। समझ में आ गई बात, बेसिक एंट्रीज 11th क्लास समझ में आ रही है ना, हाँ चलो आ जाओ। इसके भी अपन ने 2 क्वेश्चन करे थे, मुझे ध्यान आ रहा है। डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट बिकॉज ऑफ फेयर वैल्यू एंड कैरिंग अमाउंट डिफरेंस, चेक वेदर फेयर वैल्यू इज मोर देन कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू इज लेस देन कैरिंग अमाउंट।
अकाउंट फॉर द एडिशनल डेप्रिसिएशन और रिवर्सल और डेप्रिसिएशन अप टू, ध्यान से कितना, सिर्फ इन्वेस्टर का शेयर परसेंटेज। इंडेक्स 26 में इंडेक्स 28 में हमेशा ध्यान रखना सिर्फ इन्वेस्टर के शेयर परसेंटेज से अकाउंटिंग होगी सब जगह पे, चाहे आप ऊपर वाली जनरल एंट्रीज कर रहे हो चाहे हम यहाँ पे अकाउंटिंग कर रहे हो। इन्वेस्टर का परसेंटेज, बस सिर्फ इन्वेस्टर का परसेंटेज। इन्वेस्टर का परसेंटेज कितना होगा कोई मेरे को बता सकता है क्या? हाँ 20 to 50% के बीच में होगा, ये तो अपन ने ऊपर पढ़ा था। मोर देन और इक्वल टू 20%, लेस देन और इक्वल टू 50%। चलो, अगर फेयर वैल्यू इज मोर देन कैरिंग अमाउंट, क्या करेंगे? एडिशनल डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। शेयर इन प्रॉफिट या लॉस ऑफ शेयर इन प्रॉफिट ऑफ एसोसिएटेड जॉइंट वेंचर टू इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड जॉइंट वेंचर। अगर रिवर्स करना है, इन्वेस्टमेंट एसोसिएटेड जॉइंट वेंचर टू शेयर इन प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट या जॉइंट वेंचर। रिवर्स कर रहे हैं, असेट इंक्रीज हो रहा है अपना। असेट कौन सा इस इंडेक्स में हमारा असेट, सबसे अच्छा असेट कौन सा है इस इंडेक्स में हमारा? इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट या जॉइंट वेंचर। इन्वेस्टमेंट जो अपन इन्वेस्टर की इन्वेस्टर की बैलेंस शीट की असेट साइड पे दिखाते हैं। मैंने आपको ये बताया था इंडेक्स की स्टार्टिंग करते वक्त कि ये जो इंडेक्स है इसमें अपन कंसोलिडेट नहीं कर रहे हैं, इसमें सिर्फ एक अमाउंट निकल करके आएगा। कौन सा अमाउंट? इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट या जॉइंट वेंचर का अमाउंट, बस। एक क्वेश्चन और अपन ने करा था, उसमें दो अपन ने बनाए थे उसमें। एक तो मैंने इंडेक्स 28 की अकाउंटिंग भी करी थी उसमें, और इंडेक्स 110 की अकाउंटिंग भी करी थी उसमें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरूर करना यूट्यूब से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भैया आप कह रहे हो कि कर लेना यूट्यूब से, पता क्या चलेगा कौन सा क्वेश्चन कौन सा है? वो आपको थंबनेल से पता चल जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ, ये अपन ने समझ लिया। एक क्वेश्चन और आता है इसका निकाल करके, एक क्वेश्चन और आता है इसका एग्जाम में। वो क्या होता है? अपने से फाइनल बैलेंस पूछता है वो, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट या जॉइंट वेंचर का फाइनल बैलेंस बचा। वो कैसे बताएंगे सर? वो कैसे बताएंगे? भाई इन्वेस्टमेंट एसोसिएट जॉइंट वेंचर क्या है? मेरा असेट है। मैंने एक असेट खरीदा इनिशियल अमाउंट पे, जो ऊपर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट था वो मैंने लिख दिया। चलो मैंने लिख दिया, अब क्या करूँ? भाई जहाँ पर ये असेट डेबिट हो रहा है इन एंट्रीज में, जहाँ पर ये असेट डेबिट हो रहा है ऐड कर दो, जहाँ पर ये असेट क्रेडिट हो रहा है लेस कर दो, खत्म बात। इतना सही तो करना है। आ गया हमारे पास फाइनल क्लोजिंग बैलेंस। कुछ खास बात है इसमें? कुछ भी खास बात नहीं है, कुछ भी खास बात नहीं है। जो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट मैंने शुरू में खरीदा था वो ऐड, जहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट डेबिट हो रहा है। इन्वेस्टमेंट डेबिट का मतलब असेट डेबिट बढ़ना, ऐड कर दो। जहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो रहा है ऊपर की एंट्री में, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, ऐड, इंक्रीज। अगर ये कल को आया एडजस्टमेंट तो क्या हो रहा है? ये लेस, डिक्रीज। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? देखो और ऊपर आ जाओ, क्या हो रहा है यहाँ पे? ये इंक्रीज, डेबिट इंक्रीज, ऐसा। बस ये कह रहा हूँ मैं आपको। तो अगर आपसे पूछे क्लोजिंग बैलेंस बताओ तो क्या करोगे? पहले तो ऊपर जो अपन ने जितने सारे एडजस्टमेंट्स पड़े वो इंडेक्स 28 के वो कर देंगे, और जहाँ पर डेबिट हो रहा है इन्वेस्टमेंट एसोसिएट जॉइंट वेंचर वहाँ पे ऐड कर दो उसको, जहाँ पे क्रेडिट हो रहा है उसको लेस कर दो, सिंपल। जहाँ डिविडेंड का एडजस्टमेंट आया, डिविडेंड का एडजस्टमेंट मैंने ऊपर करा, उससे क्या हुआ था? मेरा इन्वेस्टमेंट कम हुआ था, रिकवरी हुई थी, तो मैं क्या करूँगा? लेस कर दूंगा डिविडेंड, बस। यहाँ पे ऐसा, ये डिविडेंड लेस। मान लो सामने वाले से मेरे को प्रॉफिट मिला, प्रॉफिट का पार्ट मिला, यहाँ पे मैंने लेस ऐड करा होगा, प्रॉफिट से मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ा, मैं यहाँ पे ऐड प्रॉफिट कर दूंगा। मान लो ओसीआई का लॉस है, क्या करा होगा? मैंने लेस करा होगा, ये लेस कर दो ओसीआई का लॉस, मेरा फाइनल बैलेंस निकल करके आ जाएगा, सिंपल। 2-3 क्वेश्चन में अपने ये भी आया था। चलो, रिडक्शन इन इंटरेस्ट ऑफ एसोसिएट या जॉइंट वेंचर। रिडक्शन इन इंटरेस्ट ऑफ एसोसिएट या जॉइंट वेंचर। भाई मैं एक इन्वेस्टर हूँ, सामने वाली एसोसिएट या जॉइंट वेंचर में मेरा कुछ इंटरेस्ट है और वो रिड्यूस हो रहा है। 2 कारणों से इंटरेस्ट रिड्यूस हो सकता है। एक हो सकता है रीजन ऑफ रिडक्शन इज सेल ऑफ इंटरेस्ट, मैंने खुद ने सेल कर दिया, अगर मैंने खुद ने सेल कर दिया तो मुझे पैसा मिला, बैंक अकाउंट डेबिट। इफ एनी इंटरेस्ट रिटेन, उसको अपन क्या करेंगे? फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज कर लेंगे, फेयर वैल्यू पे अपन इंटरेस्ट रिटेन को रिकॉग्नाइज करेंगे। ये बेसिक 2 क्वेश्चन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहते, लेकिन आप स्टिल इसको समझ लो, ये मैंने क्वेश्चन देखकर ही कंसेप्ट आपके लिए बिल्ड करा है। चलो, तो अपने को अगर सामने वाले से कुछ सेल प्रोसीड्स मिली है, मैंने खुद ने बेचा, यानी मैं एज अ इन्वेस्टर ने सामने वाली एसोसिएट जॉइंट वेंचर में जो मेरा इंटरेस्ट हो मैंने खुद ने बेचा, तो मुझे कुछ पैसा मिला। अगर मेरा कुछ इंटरेस्ट, मान लो कि मेरा 20% 50% के बीच का इन्वेस्टमेंट हो चाहिए, मेरा मान लो 30% का इंटरेस्ट है, 30% का इंटरेस्ट था, मैंने 5% बेच दिया, 25% मेरे पास बचा, तो जो 25% मेरा बचा उसको मैं फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज कर लूँगा। जो मैं मेरा जा चुका पूरा का पूरा कैरिंग अमाउंट पे हटा दो उसको, जो पूरा का पूरा 30% गया मेरा उसको कैरिंग अमाउंट, यानी 30% में पूरा का पूरा रिड्यूस कर दूंगा और 25% रिकॉग्नाइज कर दूंगा फिर से, यानी नेट में कितना गया मेरा? 55% गया। बस वही तो मैंने आपको बोला कि 5% मैंने सेल करा, बस। तो बैंक अकाउंट से मेरे को पैसा मिला, इन्वेस्टमेंट अकाउंट हमारे पास कुछ रिटेन्ड पोर्शन है, उसको किस पे अपन रिकॉग्नाइज कर देंगे? फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज कर लेंगे, सिंपल। जो गया उसको कैरिंग अमाउंट पे हटा दो, ध्यान से किस पे? कैरिंग अमाउंट पे हटाना। मैंने इसलिए ही यहाँ पे ब्रैकेट में सब कुछ क्लियरली लिखा हुआ है, जैसे आपको ये समझ में आए कि कौन सा फिगर हटाना है, कौन सा फिगर एलिमिनेट करना है, कितना एलिमिनेट करना है। अगर मैं आपको एक गारंटी दे सकता हूँ इस वीडियो में कि अगर आपने नोट्स अच्छे से पढ़ लिए ना, तो कंसोलिडेशन का आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। कंसोलिडेशन का क्वेश्चन आपका MCQ में भी आ सकता है, आपका मेन क्वेश्चन जो 14 मार्क्स का आता है हमारा शुरू वाला उसमें भी आ सकता है, और कहीं ना कहीं बीच में भी कोई पॉइंट उसका आ सकता है, वो तो गलत नहीं हो सकता अगर आपने नोट्स अच्छे से कर लिए तो। क्योंकि इतने मैंने क्लैरिटी से बनाए हुए नोट्स हैं, इतना मैंने ब्रैकेट में इसमें सब कुछ लिख रखा है, इतना मैंने इसमें परसेंटेज से सब कुछ लिख रखा है कि कौन सा फिगर कौन सा परसेंटेज किससे मल्टीप्लाई करना है, सब कुछ आपको परफेक्टली समझ में आ जाए। ये अपन ने पढ़ा कि इन्वेस्टर ने खुद ने बेचा। केस 2, मैंने खुद ने नहीं बेचा, लेकिन सामने वाली ने रीजन ऑफ रिडक्शन इज इशू ऑफ शेयर्स बाय एसोसिएट। मैंने नहीं बेचा, लेकिन सामने वाली जो मेरी एसोसिएट या जॉइंट वेंचर थी उन्होंने कुछ एडिशनल शेयर्स इशू कर दिए। अब क्या करूँ मैं?
ध्यान से, शेयर इन कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय एसोसिएट या जॉइंट वेंचर ऑन इशू ऑफ शेयर्स वुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट या जॉइंट वेंचर। यानी सामने वाली एसोसिएट या जॉइंट वेंचर ने कुछ शेयर इशू करे, उनको पैसा मिला होगा, हाँ, तो कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय एसोसिएट या जॉइंट वेंचर ऑन इशू ऑफ शेयर। भाई मैं क्या कह रहा हूँ, मैं इन्वेस्टर, मान लो मैं इन्वेस्टर हूँ रोहन, मेरी एक एसोसिएट है मान लो समीर। समीर ने क्या करा, अपने इन्वेस्टर्स को उन्होंने शेयर्स इशू कर दिए, यानी समीर लिमिटेड कोई कंसिडरेशन मिला होगा, उस कंसिडरेशन की मैं बात कर रहा हूँ। कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय एसोसिएट जॉइंट वेंचर ऑन इशू ऑफ शेयर इनटू इन्वेस्टर शेयर परसेंटेज आफ्टर इशू ऑफ शेयर्स। आफ्टर, ध्यान से, कौन क्या लिखा है, बिल्कुल क्लियरली, आफ्टर इशू ऑफ शेयर, न्यू शेयर आफ्टर इशू ऑफ शेयर। कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे, हम रिड्यूस कर देंगे, डी रिकॉग्नाइज कर देंगे। कैसे, कैरिंग अमाउंट जो अभी तक हमारा दिखाई दे रहा था डिवाइडेड बाय इन्वेस्टर एग्जिस्टिंग परसेंटेज। अपन ने एक क्वेश्चन करा था जिसमें एग्जिस्टिंग परसेंटेज शायद 30% का था, ये जो शेयर रिड्यूस हुआ था आई थिंक 10% का था, ऐसा कुछ फिगर्स था उसमें, जितना मुझे ध्यान आ रहा है ना। तो क्या करना है अपने को, कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड जॉइंट वेंचर विल बी रिड्यूस्ड, जो रिड्यूस हुआ उसको क्या कर देंगे अपन, डी रिकॉग्नाइज कर देंगे। कैसे, कैरिंग अमाउंट जो अभी तक हमारा दिखाई दे रहा है, किसका, इन्वेस्टमेंट, मैं बताया था बैलेंस शीट में एक इन्वेस्टमेंट का सेट दिखाई दे रहा है, इन्वेस्टमेंट ये वाले इसकी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, इसका कैरिंग अमाउंट अपन रिड्यूस कर रहे हैं। कैसे, ये जो कैरिंग अमाउंट अपने को बैलेंस शीट में देखा डिवाइडेड बाय इन्वेस्टर का एग्जिस्टिंग परसेंटेज फॉर 30%, शेयर रिड्यूस कितना हुआ 20, ये ध्यान आ गया मेरे को, हाँ 30% का था उसका एग्जिस्टिंग शेयर, न्यू शेयर उसका 20% का था, तो रिड्यूस कितना हुआ था 10% का रिड्यूस होता है, इंटू 10% अपन कर देंगे। हमारे पास क्या आएगा, कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो डी हो चुका। अच्छा, आपने मेरे को बोला कि एक इन्वेस्टमेंट एसोसिएटेड वेंचर रिकॉग्नाइज करो, रिकॉग्नाइज मतलब डेबिट करो, ये मैंने डेबिट कर दिया। ये डी रिकॉग्नाइज करो इन्वेस्टमेंट, ये डी क्रेडिट, मैंने क्रेडिट कर दिया। क्या बचा मेरे पास, पीएनएल आ गया, खत्म, सिंपल। कैलकुलेशन ध्यान रख लो आप बस, देखो कैलकुलेशन मैंने कितनी क्लियरली आपको यहाँ पे लिख के बताई हुई है, दिक्कत आई नहीं सकती एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो। कौन सा फिगर मल्टीप्लाई बाय कौन सा परसेंटेज, ध्यान से, कौन सा फिगर मल्टीप्लाई बाय कौन सा परसेंटेज। कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय एसोसिएट जॉइंट वेंचर, टोटल कंसिडरेशन जितना हमको न्यू शेयर इशू करके मिला, मल्टीप्लाई किससे करूँ, इन्वेस्टर शेयर परसेंटेज कौन सा, जो अभी तक था वो या नया वाला, आफ्टर, नया वाला कितना 20%। हमारे उस क्वेश्चन के, चलो 20% को भूल जाओ, कन्फ्यूज हो बेकार में, 20% कहाँ से ला रहा है ये, वो तो क्वेश्चन की बात कर रहा था मैं, खैर छोड़ो उसको। कितने से रिकॉग्नाइज करना है अपने को इन्वेस्टमेंट एसोसिएट जॉइंट वेंचर, न्यू वाला शेयर जो अब बचा, जो अब रिमेनिंग रह गया सेल कम होने के बाद, अपने को कुछ डी रिकॉग्नाइज करना है इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट जॉइंट वेंचर। कितना डी रिकॉग्नाइज करना है, कितना, कैरिंग अमाउंट जो अभी तक दिखाई दे रहा था डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग, बेचने से पहले वाला एग्जिस्टिंग, इनटू शेयर रिड्यूस्ड परसेंटेज, शेयर रिड्यूस कितना हुआ, ऐसा। उस क्वेश्चन में क्या दे रखा था अपने को, एग्जिस्टिंग दे रखा था 30% का, अभी अपन स्टेक सोल्व कर रहे हैं, सामने वाली ने कंसिडरेशन इशू करा शेयर्स का, और अब हमारा स्टेक हो चुका है 20%, तो शेयर रिड्यूस कितना हुआ, 20% हुआ क्या, नहीं 30 - 20 10% रिड्यूस हुआ, बस 10% से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ गई बात, बिल्कुल समझ में आ गई। आ जाओ, हमारा इस वीडियो का लास्ट टॉपिक हमारा लॉस मेकिंग एसोसिएट, सबसे प्यारा टॉपिक लॉस मेकिंग एसोसिएट। यानी सामने वाली हमारी जो एसोसिएट जॉइंट वेंचर, उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्या करेंगे अपन उसमें, एक क्वेश्चन अपन ने इसका भी डिस्कस कर रखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो भी। एन एंटिटी शेयर इन लॉस ऑफ एसोसिएट या जॉइंट वेंचर में बी इक्वल टू और कैन एक्सीड द इन्वेस्टमेंट या इंटरेस्ट इन एसोसिएट या जॉइंट वेंचर। मतलब भाई अपन ने अभी ऊपर पढ़ा कि सामने वाली एसोसिएट या जॉइंट वेंचर को अगर प्रॉफिट हो जाए तो हमारा इन्वेस्टमेंट एसोसिएट या जॉइंट वेंचर उसको बढ़ा दो, ऐड कर दो इन्वेस्टर से शेयर परसेंटेज से, हाँ। अगर लॉस हो रहा है तो लेस कर दो। मान लो कि भाई वो इतना गंदा है सामने वाला कि उसको लॉस हुए जा रहा है, मैं लेस करे जा रहा हूँ, मेरा इन्वेस्टमेंट एसोसिएट या जॉइंट वेंचर का अमाउंट जीरो हो गया। क्या हो गया, जीरो हो गया। आफ्टर दिस एंटिटी विल नॉट रिकॉग्नाइज एनी लॉस शेयर। भाई जब जीरो हो गया तो मैं क्या लेस करूँ उसमें से। इंटरेस्ट इन एसोसिएट जॉइंट वेंचर विल ऑल्सो इंक्लूड लॉन्ग टर्म लोन और एडवांस और एनी अदर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट। भाई इसका ये कहने का मतलब है कि सामने वाली का इंटरेस्ट अगर अपन ने सामने वाली में कुछ इन्वेस्ट करा है एसोसिएट में, तो इसका ये मतलब नहीं कि इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करो। भाई अपन उसके कुछ प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई दूसरा उसका कोई लॉन्ग टर्म लोन हो, कुछ और एडवांस हो, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो किसी में भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ही हो। चलो, वाइल अप्लाइंग, फिर अपन क्या करेंगे इसमें, फॉर सच लॉन्ग टर्म लोन इंटरेस्ट एडवांस या इंटरेस्ट कुछ भी अलग तरह का जो है इक्विटी शेयर को हट के, इन्वेस्टर विल डू अकाउंटिंग एज पर इंड एस 109 एंड देन अप्लाई इंड एस 28। पहले वो इंडेक्स 29 अप्लाई, इंडेक्स 109 अप्लाई करेगा नॉर्मली उसमें, फिर इंडेक्स 28 की अकाउंटिंग करेगा। कैसे करेगा ये अपन इस वाले पॉइंट में समझेंगे बिल्कुल क्लैरिटी से, ये तो थ्योरी है। वाइल अप्लाइंग इंडेक्स 109 चेंजेस इन द कैरिंग अमाउंट ड्यू टू इंडेक्स 28 विल नॉट बी कंसीडर्ड। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई साहब अगर आपके पास कोई लॉन्ग टर्म लोन एडवांस है जिसकी अकाउंटिंग आप एज पर इंडेक्स 109 कर रहे हो, तो इंड एएस, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ मैं, इंड एएस 109 की अकाउंटिंग करते वक्त इंड एएस 28 को भूल जाओ। इंडेक्स 109 की अकाउंटिंग मतलब भाई
अपन ने इंडेक्स 129 के क्वेश्चन कराएंगे इतने सारे, आप देख लेना आपको रेफर करना हो तो, ठीक है। क्या करते हो आप इंडेक्स 109 में? ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट, रीपेमेंट, क्लोजिंग, यही तो करते हो। तो ये इसमें पॉइंट में कहना चाह रहा है कि अगर इंडेक्स 28 का कुछ एडजस्टमेंट आप कर रहे हो, इंडेक्स 28 का आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उसमें कोई ऐसा लोन एंड एडवांस आया जिसकी अकाउंटिंग आप एज पर इंडेक्स 109 करते हो, तो इंडेक्स 29 की गलत छाया उस पर मत पड़ने देना। कुल मिला के इंडेक्स 109 की अकाउंटिंग जैसे आप करते आए हो वैसे सेम तरीके से आप उसको करते रहना, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इंडेक्स 109 की अकाउंटिंग में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। उसकी छाया, किसकी छाया? इंडेक्स 28 की छाया इंडेक्स 28 पे मत, इंडेक्स 28 की छाया इंडेक्स 109 पे मत पड़ने देना। इंडेक्स 28 के अलग एडजस्टमेंट है जो अपन आगे अपन स्टेप्स में पढ़ेंगे। इंडेक्स 109 ऐसा कैसा फॉलो करते रहना, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। चलो ठीक है। अब मेरे को ये बात पता है कि सामने वाली लॉस मेकिंग एसोसिएट, यही मैं टॉपिक पढ़ रहा हूँ, सामने वाली लॉस मेकिंग एसोसिएट के लॉस को मुझे अलोकेट करना है। किस में अलोकेट करना है? मैंने उसमें कुछ इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करा, मैंने उसके कुछ प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्ट करा, किसी लॉन्ग टर्म लोन एडवांस या किसी अलग तरीके के सामने वाली के इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करा। तो सबसे पहले मैं किससे अलोकेट करूंगा उस लॉस को? सबसे पहले मैं इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर से अलोकेट करूंगा। नेक्स्ट प्रेफरेंस किसको दूंगा? प्रेफरेंस शेयर को। नेक्स्ट प्रेफरेंस किसको दूंगा? लॉन्ग टर्म लोन या एडवांस को। इस ऑर्डर में मैं क्या करूंगा? इस ऑर्डर में मैं क्या करूंगा? मेरे अलोकेट करूंगा लॉस को। ये ऑर्डर कौन सा है? ये ऑर्डर कौन सा है? मैंने आपको जब वो वीडियो डिस्कस करी थी उसमें मैंने आपको बताया था, क्या बोला गया है? ये ऑर्डर है रिवर्स ऑफ लिक्विडेशन ऑर्डर। रिवर्स ऑफ लिक्विडेशन ऑर्डर। मैं जो ये कह रहा हूँ ना, इंटर वाला पार्ट है, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, भूल जाना। आगे मैं बोलने वाला हूँ क्या भूल जाना। सुनो, क्या है ये? रिवर्स ऑफ लिक्विडेशन। जब अपन लिक्विडेशन के क्वेश्चन करते थे अपने इंटर में, तो अपन क्या करते थे? सबसे पहले लॉन्ग टर्म लोन वालों को पैसा देते थे, फिर प्रेफरेंस शेयर को पैसा देते थे, फिर लास्ट में जो बचता था वो इक्विटी वालों को पैसा देते थे। तो इस कंसेप्ट में क्या बोला गया है? जो ऑर्डर ऑफ अलोकेशन ऑफ लॉस होगा ना, वो रिवर्स ऑफ लिक्विडेशन ऑर्डर होगा। रिवर्स ऑफ लिक्विडेशन ऑर्डर यानी आपको अभी तक मेरे पिछला 30 सेकंड समझ में नहीं आया, भूल जाओ। अपने को जो लॉस होगा सामने वाली उस को किस में अलोकेट, कौन सी ऑर्डर में अलोकेट करना है? सबसे पहले आप इक्विटी शेयर को दे दो, फिर प्रेफरेंस शेयर को दो, फिर किसी भी तरह का दूसरा कोई लॉन्ग टर्म लोन या एडवांस रहेगा उसको दे दो। अगर सामने वाली एसोसिएट जॉइंट वेंचर प्रॉफिट बना रही है आगे जाके, तो अपन क्या करेंगे? रिवर्स ऑर्डर में इसको अलोकेट करेंगे। रिवर्स मतलब सबसे पहले इसको, फिर इसको, फिर इसको। समझ में आ गई बात? बिल्कुल। तो जब मैं लॉस अलोकेट कर रहा हूँ तो सबसे पहले मैं इक्विटी शेयर को दूंगा, मैं प्रेफरेंस शेयर पे जाऊँगा, मैं लॉन्ग टर्म लोन पे आऊँगा। लेकिन अगर मैं प्रॉफिट को अलोकेट कर रहा हूँ तो सबसे पहले मैं लॉन्ग टर्म लोन को दूंगा, फिर मैं प्रेफरेंस शेयर को दूंगा, फिर मैं इक्विटी शेयर पे दूंगा। ये तो रही थ्योरी की बात। ये तो क्या रही? थ्योरी की बात। ओनली अप टू शेयर ऑफ लॉस प्रीवियसली अलोकेटेड। कितना? शेयर ऑफ लॉस प्रीवियसली अलोकेटेड एंड गिव रिमेनिंग प्रॉफिट टू द इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर एंड गिव रिमेनिंग प्रॉफिट इफ एनी टू द इन्वेस्टमेंट इक्विटी शेयर। चलो ठीक है, ये तो थ्योरेटिकल बात है। इसी को अब मैं प्रैक्टिकल में बात में ला रहा हूँ कि जो अपन ने इसका एक क्वेश्चन करा था वो अपन ने किस तरह सॉल्व, जो ऊपर पढ़ा ना अपन ने, बस इसी का प्रैक्टिकल पढ़। लेकिन प्रैक्टिकल करते वक्त क्या होता है, इस क्वेश्चन में अपने को काफ़ी दिक्कत होती है कि हो क्या रहा है। वो क्वेश्चन दिखने में डरावना है, अच्छा, बस उस डरावने को मैंने हटाने की कोशिश करी कि उस डरावने पार्ट को मैं कैसे हटाऊँ। तो मैंने कैसे हटाया, ध्यान से समझो। सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं? फर्स्टली एडजस्ट द ओपनिंग बैलेंस बाय एडजस्टमेंट ऑफ इंड AS 109 इफ एनी। हमारे पास एक ओपनिंग रॉ बैलेंस दिया हुआ होगा क्वेश्चन में। अगर उस ओपनिंग बैलेंस में इंडेक्स 109 के कुछ एडजस्टमेंट्स हुए हैं तो आप कुछ मत करो, वो इंडेक्स 109 का एडजस्टमेंट कर दो सबसे पहले। ठीक है, मैंने कर दिया। मेरे पास इंडेक्स 109 का एडजस्टमेंट करने के बाद कुछ फिगर्स आ गए। ठीक है, नेक्स्ट अलोकेट शेयर ऑफ लॉस इन ऑर्डर। क्या ऑर्डर पढ़ा था मैंने ऊपर अभी? इक्विटी प्रेफरेंस लोन अप टू कैरिंग अमाउंट। ध्यान से, कितना? अप टू। ध्यान से पढ़ो, ध्यान से। अप टू कैरिंग अमाउंट। ये कैरिंग अमाउंट कौन सा? आफ्टर इंडेक्स 109। इतना तो समझ में आता है? हाँ आता है। यानी अपने को क्वेश्चन में कुछ ओपनिंग बैलेंस दिए हुए हैं। सबसे पहले अपन ओपनिंग बैलेंस को इंडेक्स 109 के एडजस्टमेंट से एडजस्ट कर देंगे। तो हमारे पास कुछ फिगर्स निकल के आ गए। हाँ, कुछ फिगर्स अपने पास निकल के आ गए। अब अपन क्या करेंगे? सामने वाली जो एसोसिएट या जॉइंट वेंचर को लॉस हुआ उसको अपन अब अलोकेट करने जा रहे हैं। कौन से ऑर्डर में? जो अपन ने ऊपर पढ़ा, इक्विटी प्रेफरेंस लोन का। लेकिन कहाँ तक? सिर्फ अप टू कैरिंग अमाउंट। इफ आफ्टर डूइंग स्टेप 1 द अमाउंट बिकम्स नेगेटिव, अगर ये वाला स्टेप 1 करने के बाद अगर अमाउंट नेगेटिव है, देन रिवर्स अप टू दैट नेगेटिव बैलेंस एंड कीप द क्लोजिंग बैलेंस टू जीरो। क्या? अगर फर्स्ट वाला स्टेप करने के बाद अगर अमाउंट नेगेटिव आ जाए तो कुछ उसमें लॉस वगैरह तो अलोकेट मत करो, उस नेगेटिव अमाउंट को रिवर्स कर दो। क्वेश्चन करा था अपन ने 50,000 का रिवर्स करा था अमाउंट, मुझे ध्यान आ रहा है। क्वेश्चन जरूर देखना, इसका लॉस मेकिंग एसोसिएट का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो जरूर करके जाना उसको। मैंने बहुत अच्छे से कराया, इन्हीं स्टेप्स को फॉलो कर ही कराया है। चलो फोर्थ स्टेप, इफ बिकॉज ऑफ स्टेप 3, बिकॉज ऑफ ये वाला स्टेप, देयर कैन बी सम अनअलोकेटेड लॉस ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर विच विल बी अलोकेटेड इन फ्यूचर ईयर्स इन सेम ऑर्डर। स्टेप 3 की वजह से ऐसा हो सकता है कि भाई साहब हम एक साल का पूरा लॉस अलोकेट नहीं कर पाए, कुछ लॉस अलोकेट करने से रह गया। क्या करूं मैं उस लॉस का? उसको फर्दर ईयर्स में अलोकेट कर दो। कौन से ऑर्डर में? सेम ऑर्डर में, इसी ऑर्डर में, इक्विटी प्रेफरेंस लोन के ऑर्डर में। सिंपल। फिफ्थ स्टेप, लास्ट स्टेप, इफ इन फ्यूचर प्रॉफिट इज अर्नड
देन अलोकेट इन रिवर्स ऑर्डर, पढ़ा था अपन ऊपर रिवर्स, बस वही मैंने यहाँ पे लिखा रिवर्स ऑर्डर, लोन प्रेफरेंस इक्विटी अप टू, ध्यान से, अप टू लॉस अर्लियर अलोकेटेड रेस्पेक्टिवली एंड एनी एक्सेस प्रॉफिट एंड फर्दर प्रॉफिट्स विल बी अलोकेटेड टू इक्विटी। ध्यान से क्वेश्चन जरूर करना है लॉस मेकिंग एसोसिएट वाला, अपन ने वहाँ पे बहुत प्रैक्टिकल तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रखा है, ठीक है। प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी करी है मैंने आपके लिए, उसमें सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको क्वेश्चन करके, ठीक है। तो क्या करना है अपने को, अगर सामने वाली को प्रॉफिट हो रहा है तो अपने को क्या करना है, उसको रिवर्स ऑर्डर में लोकेट करना है। यही अपन ने ऊपर पढ़ा था, रिवर्स में, यानी सबसे पहले ये फिर ये फिर ये, सिंपल। लॉस हो रहा है तो सबसे पहले इसको दो, फिर इसको दो, फिर इसको दो, खत्म। लिंक कितना प्रॉफिट देना है अपने को, अप टू लॉस अर्लियर अलोकेटेड रेस्पेक्टिवली, यानी सबसे पहले देखो कि लोन को अभी तक अपन कितना लॉस अलोकेट कर चुके, बस उतना प्रॉफिट उसको दो। फिर देखो प्रेफरेंस शेयर को अपन कितना लॉस अलोकेट कर चुके सारे ईयर्स में पिछले, बस उसको उतना प्रॉफिट दो, बचा हुआ किसको दो, सारा का सारा इक्विटी। एंड फर्दर प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट, आगे के सालों में जितने भी प्रॉफिट्स होंगे वो कहाँ जाएंगे, सिर्फ इक्विटी में जाएंगे, सिर्फ इक्विटी में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, सिर्फ इक्विटी में जाएंगे। समझ में आ गई बात, बाकी के दो को प्रॉफिट का कोई पार्ट नहीं मिलेगा। सॉरी। तो इसी के साथ अपन ने कंसोलिडेशन के इंड एस 110 के सारे कंसेप्ट इस वीडियो में डिस्कस करें। मैंने कोशिश करी कि जल्दी, लेकिन फिर भी मैं सारे के सारे कंसेप्ट एक बार आपके लिए इसमें रीड कर दूं। ये नोट्स मैंने बहुत मेहनत से बनाए, आपको भी दिख रहा होगा, ठीक है। और प्रेजेंटेशन करने की मैंने कोशिश करी है इसमें अच्छी खासी, जिससे आपको एग्जाम में कोई तकलीफ ना आए, कौन सा फिगर उठाना है, कब उठाना है, इसमें कोई तकलीफ ना आए, ठीक है। कोई डाउट तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। सारे के सारे क्वेश्चन अपन ऑलरेडी यूट्यूब पे कर चुके हैं, प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।